तो यार कहानी की स्टार्टिंग होती है एक सेक्ट से जिसका नाम सेंगवान जोंग सेक्ट था और चारों तरफ बस ढेर सारे बंदे जो कि सच्ची में यार आपस में ही एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। तभी अचानक से एक आवाज आती है और वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी उसी को देखने लगते हैं और ये आवाज किसी और से नहीं बल्कि ये बोले अपने एमसी से आ रहा था क्योंकि वो दो चक्कुओं को रस्सी से बांधकर जमीन पर घिसड़े जो जा रहा था। एक बोलता है कि ओ माय गॉड जरा देखो तो मतलब सच्ची में ये बंदा पागल तो नहीं हो गया ना। हा? मैंने रस्सियों से जानवरों को बांधता हुआ इंसान देखा हूँ लेकिन आज पहली बार एक ऐसा इंसान देख रहा हूँ जो किचन पे इस्तेमाल होने वाले चक्कुओं को बांध कर घूम रहा है। नाइस। तभी दूसरा अब बेस साले चुप हो जा, ये क्या बोल रहा है तू, ये बंदा हमारा सीनियर लगेगा कॉस्पिक से, समझा। तीसरा भी लाइक हाँ वो बात तो सही है लेकिन मैंने ये भी सुना रखा कि ये बंदा कमजोर लोगों को धमकाते रहता है, क्या ये बात सही है क्या? हा? और यहाँ तक कि ऊपर से हमारी कल्टीवेशन मेथड को बेकार भी बोलता है। अरे भाई अब तू क्यों बोल रहा है, एक को समझाता हूँ साला दूसरा बोलने लगता है चुप रहा मेरे भाई चुप रहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि तू जिस बंदे के बारे में बोल रहा है ना वो बंदा बिल्कुल तुम्हारे सामने से पार हो रहा है, अगर उसने बुरा मान लिया ना तब समझे तुम्हारी खैर नहीं, समझे। और ये सुनकर वहां पर खड़े एक बंदा भी भड़कते हुए बोलता है कि क्या समझा, हाँ क्या समझा, वो सीनियर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कुछ भी करेगा और हम बस ऐसे ही खड़े होकर देखते रहेंगे। और देखना तो छोड़ो, मुझे तो ये लगता है कि वो बंदा साला पूरा का पूरा पागल है। जहां पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी उन सभी की बातों को सुनकर एक हल्की सी स्माइल करते हुए मन ही मन सोचता है कि गुड, पागल, स्कैमिंग और क्रेजी, मतलब यहाँ पर खड़े सारे बंदे मेरे बारे में ये सोचते हैं। नाइस। पर मानना पड़ेगा इन लोगों को तो घंटा भी नहीं पता कि ये दुनिया लिटरली में कितना डेंजरस है। और इतना बोलने के बाद फाइनली अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम कीवान है और हाँ मैं कल्टीवेटर हूँ, वो भी इस सेक्ट का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर भी हूँ, समझे। और ये बोलकर फाइनली उन सारे के सारे बंदे की ओर देखता है जहाँ पर सिस्टम की हेल्प से सच्चे में यार अपना जो एमसी था ना उन सारे बंदों का स्टेटस बहुत ही आसानी से देख पा रहा था। और मन ही मन सोचता है कि इस दुनिया में आने के बाद मैं ना ही लोगों को सिर्फ स्टेटस देख पा रहा हूँ बल्कि ये बोले कि इन सारे बंदों की कुंडली तक नजर आ जाती है मुझे, जो कि बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि ये दुनिया पूरी तरीके से मुसीबत से भरी पड़ी है लेकिन जब एक बार आप फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर पहुंच जाते हैं ना तो कुछ सर्टेन बिग्स के लिए आप एक रिसोर्सेज के अलावा कुछ भी नहीं होते हैं। फिर क्या साला इतना सोचने के बाद आपका जो एमसी था ना पूरे के पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि फाइनली अपने एमसी को कुछ तो भूला वो याद आता है और भागते हुए बोलता है कि नहीं यार ये मैंने क्या कर दिया, साला मैं तो आज का इवेंट भूल ही गया, आज डिसेबल चूज करने की सेरेमनी थी। सीन चेंज होता है सेट के मेन हॉल में जहाँ पर एक तरफ बहुत सारे सीनियर खड़े थे तो वहीं पर बात करें दूसरी ओर तो हाँ बिल्कुल वहाँ पर बहुत सारे डिसेबल खड़े थे जिसको फाइनली चुना जाना था। एक बोलता है कि यार अब ये कमीना युवान का बच्चा कहाँ रह गया, हाँ मानना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है इसको तो साला घंटा भी नहीं पता। दूसरा सीनियर बोलता है कि यार चिंता मत करो वो आ जाएगा, समझे। वैसे तो भूल तो नहीं रहे हो ना, वो आता अपनी मर्जी से और जाता भी अपनी मर्जी से। जिसकी बातों को सुनकर पहला वाला सीनियर तो अपने एमसी पर बहुत ही ज्यादा भड़का पड़ा था और मन ही मन सोचता है कि धत तेरी की सारे बंदे यहाँ पर है लेकिन वो बंदा क्या अपने आप को खेमका का झाट समझता है जो यहाँ पर नहीं है। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से वहां पर अपने एमसी की एंट्री होती है जिसको देखते हुए दूसरा वाला सीनियर भी खुश होते हुए बोलता है देखो मैंने बोला था कि वो आ जाएगा, आ गया ना, फाइनली आ ही गया, अब तो खुश हो जाओ। पहला वाला सीनियर अपने एमसी से बोलता है कि साले चल पता आखिर तुम मरा कहाँ पर रहा था जो इतनी लेट हो गई। और इतना बोलने के बाद सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद जहाँ पर फाइनली डिसेबलों को चुनने का सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है और वो जो व्हाइट हेयर वाला सीनियर था ना वो एक एक कर यहाँ पर खड़े सारे सीनियर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और हाँ एक बात और पता चलती है कि यहाँ पर जितने भी सीनियर्स थे वो सारे के सारे सीनियर्स अलग अलग पिक्स के थे। जहाँ पर बात करें इसकी तो ये भी फाइनली अपने बारे में बता देता है कि मेरा नाम कांग है और मैं एक क्लोज डुअर डिसेबल वांग पिक का, समझे। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तो मैं यहाँ का सेक्रेटरी का दामाद लगूंगा जो कि आगे चलकर उनकी बेटी के साथ शादी करने वाला है। तो समझ गए ना कि मेरे बोलने का मतलब क्या था। जहाँ पर बात करें वहां पर खड़े सारे डिसेबल की तो सच्ची में यार इसकी बातों को सुनकर वो लोग भी इसको फुटू इज्जत दिए जा रहे थे और ये सारा का सारा कांड देखकर अपने मेन कैरेक्टर सही था बाकी के सीनियरों को ये हाल। तभी कांग भी एक डिसेबल को नोटिस करते हुए बोलता है कि गुड यार गुड, मानना पड़ेगा इस पर्सन के पास जो लाइट स्पीड रूट है गजब। अगर ये बंदा हमारे ओगांग पिक में आ गया ना तब समझ जाओ साला हमारे पिक के तो मजे ही मजे। और बोलता है कि भाइयों चलो जल्दी करो और बताओ आखिर हम सारे के सारे डिसेबलों को कैसे चुनेंगे। हाँ हर बाल वाला बोलता है कि कैसे चुनेंगे, अरे यार जैसा कि पहले चुना करते थे, समझे, बस नाम बताओ उसके बाद वो डिसेबल तुम्हारा हो जाएगा। बट चुनने से पहले एक और बात का ध्यान रखना, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी ने हमसे भूला था कि ये जो मेन कैरेक्टर का काइस पिक है ना सबसे पहले ये अपने डिसेबल को चुनेगा, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ जाओ मेरे बोलने का मतलब क्या है। अफवाह तो ऐसा ही उड़ रखी है, सिर्फ विश्वास भी हो जाएगा कि हमारे सारे के सारे पिक वाले अपने एमसी के पिक को बुली करते हैं, इसलिए तो आज तक उसने एक भी डिसेबल को नहीं चुन पाया। और ये सुनकर कांग भी भड़कते हुए मन ही मन सोचता है कि धत तेरी की, अब साला ये क्या बकचोदी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे चुने हुए लड़के को ये चुन लेगा तब फिर मैं क्या करूंगा, ढोल बजाऊंगा। लेकिन 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 सोचने की बात तो ये है कि क्या ये बंदा भी उसी बंदे को चुनेगा जिसको मैंने ऑलरेडी चुन रखा है। ना मुझे नहीं लगता, अरे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता।
क्या। इनफैक्ट ये बोले कि इस बंदे की औकात ही नहीं है जो टैलेंटेड बंदे को पहचान सके, समझे। और फाइनली बोल देता है कि जूनियर ब्रदर युवान जाओ जाओ यार जाओ, पहले तुम चुनो उसके बाद हम लोग चुनेंगे मेन कैरेक्टर। ओ तो ये बात है, ठीक है। जहां पर बात करूं डिसेबलों की, तो वो भी अपने एमसी को आगे बढ़कर चुनता हुआ देखकर पूरे के पूरे तरीके से खुश थे। एक सोचता है कि नाइस, मैंने सुना है कि इसके पीक में इसके अलावा घंटा भी कोई नहीं है, यानी कि समझे रिसोर्सेस, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस। अरे यार बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे हमें, चुन लो यार प्लीज, माँ कसम मुझे चुनो। और वहां पर खड़े बाकी के दोनों बंदे भी बिल्कुल यही सेम चीज सोचे जा रहे थे। एमसी भी लाइक चुन लो, मतलब बात तो सही है, आखिर इन समय से किसको चुनूं। वैसे भी मास्टर ने ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर मैं इस बार खाली हाथ गया ना तो माँ कसम मास्टर मेरी गाड़ मार लेंगे, इसलिए अपने पिछवाड़े को बचाने के लिए कम से कम एक बंदे को तो जरूर चुनना पड़ेगा। लेकिन किसको चुनूंगा, किसको। और ये बोलकर उसी बंदे को घूरने लगता है जिसको अपने पहले वाले सीनियर ने ऑलरेडी चुन रखा था। कांग सोचता है कि बाप रे, गाइस कमीने ने लिटरली उस बंदे के फ्यूचर रूट के बारे में सेंस तो नहीं कर लिया ना। सिस्टम बताता है कि ये जो बंदा है ना, ये एक ऑर्डिनरी बंदा है, और अगर बात करें ये इस सेट में इसलिए ज्वाइन होना चाहता है क्योंकि इस बंदे के पास इस सेट को लेकर एक हिडन मोटिव है। और ये देखकर अपना एमसी तो डायरेक्ट इसको पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है। जहां पर दूसरे पर्सन के पास जाता हुआ देखकर कांग भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए मनी मन सोचता है कि गजब, मैं तो खामोखा इस बंदे से डर रहा था कि ये उसको चुन लेगा, लेकिन नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और ये चीज मेरे लिए बहुत ही बढ़िया अच्छी चीज हुई। अब बारी थी इस लड़की की, और हाँ इसके बारे में भी वही बताया जाता है कि ये जो लड़की है ना, ये भी साला एक ऑर्डिनरी से ही इंसान है, लेकिन इसके पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि फ्यूचर में चलकर ये लड़की अपने सेट के लिए लिटरली में बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी, जिसको सुनकर अपना एमसी भी डरते हुए मनी मन सोचता है कि नहीं यार, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन ना, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का खतरनाक लड़की तो मुझे अपने पिक पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये बोलकर दूसरे को देखता है और इसके बारे में भी बिल्कुल वही सेम चीज नजर आती है कि नहीं रे बाबा, इसको भी नहीं, इसको तो साला घंटा भी नहीं लगूंगा। और हाँ, उन सारे के सारे डिसेबलों के बीच में लिटरली भी एक छक्का भी था जो कि अपने एमसी को लाइन मारने की कोशिश किया जा रहा था। फिर ये भी मना, इसको भी मना कर दिया जाता है, और फाइनली इसको भी मना कर दिया जाता है कि क्या यार, ये मैं कहाँ फंस गया, साला एक भी ढंग का डिसेबल नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूं, किसको चुनूं। तभी बताया जाता है कि 3 महीने पहले जब अपना एमसी इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेटेड हुआ था ना, तब सेक्ट लीडर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चली थी कि ये सेक्ट लीडर कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि डिमन लस्ट सेक्ट का एक जासूस है। पर कहते हैं ना, जहाँ पर सबसे ज्यादा डेंजर होती है साला सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन भी वहीं पर होती है। इसलिए मैंने भी सभी के मामले में साला घंटा ना उंगली किया और बस आराम से बैठा पड़ा रहा। उधर अपने एमसी को सारे बंदों को मना करता हुआ देखकर इधर चशमेश भी मनी मन सोचता है कि क्या आखिर ये करने क्या चाहता है। साला सारे बंदों को तो इसने ऑलरेडी मना कर दिया, अब ये चुनेगा किसको। कांग सोचता है साले इस बंदे की चाल है, ये दुनिया को यही दिखाना चाहता है कि हमारे पीक वाले इसके पीक को लिटरली में परेशान करते हैं। तभी तो इसने जानबूझकर एक भी बंदे को नहीं चुना। और वो लोग इतना सोच ही रहे थे तभी अचानक से सीन चेंज होता अपने एमसी की ओर, जिसका ध्यान फाइनली एक लड़की की ओर जाता है। और जरा देखो तो ये लड़की तो लिटरली मेरे से कुछ ज्यादा ही क्यूट थी। और हाँ, इसके बारे में भी बिल्कुल वही सेम चीज बताई जाती है कि ये लड़की भी एक ऑर्डिनरी सी इंसान है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टीरियस भी है, जो कि आगे चलकर अपने एमसी के पिक का हेड भी बन सकता है। और ये देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि गजब, मानना पड़ेगा, मैं तो यहाँ पर एक डिसेबल को चुनने के लिए आया था, लेकिन किसने सोचा कि मेरी एक कंपटीटर मिल जाएगी। नाइस। और ये सोचकर वो जैसे ही मना करना ही वाला था, तभी वो जो लड़की थी ना, वो भी ग्रीट करते हुए अपने एमसी के सामने बोलने लगती है कि सीनियर प्लीज यार प्लीज मुझे चुन लो। वैसे भी आपको पता है मैं आपको और आपके पिक को बहुत ही ज्यादा एडमायर करती हूँ, बस एक चांस देकर तो देखो, आप जो बोलेंगे ना मैं वो सब कुछ कर दूंगी। और ये देखकर ये दोनों के दोनों भी पूरे के पूरे तरीके से चौके पड़े थे। एक बोलता है कि सही में, मतलब सच्ची में यार, युवान का लिटल में एक फैन भी है। गजब। कांग बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि इस कमीने का रेपुटेशन इस लड़की के सामने इतना अच्छा होगा। उधर एमसी भी लड़की की बातों को सुनकर गुस्सा करते हुए मनी मन सोचता है कि पता नहीं यार, आखिर ये लड़की हमारे पिक पर आने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि इस लड़की को भी हमारे पिक को लेकर एक पर्सनल सा मोटिव है। तभी बताया जाता है कि लड़की का नाम लिंक्सू है, और अगर बात करें इसकी तो ये एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है जियांग क्लैन का। जहां पर बात करें लड़की की तो वो भी मनी मन कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिस सेट को इग्नोर मार रही थी ना, फाइनली जाकर एट द एंड उसी सेट में ज्वाइन भी होना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, कुछ महीनों पहले मेरा ब्लड लाइन अवेकन हो गया, और इस अवेकनिंग के चक्कर में मुझे फाइनली एक अल्टीमेट ट्रेजर भी मिल गया जिसका नाम क्यानकुन मिरर थे। और जब मैंने उस मिरर में गौर से देखा ना, तब जाकर मुझे पता चला कि उस मिरर में कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि मेरे पिता थे और मेरी माँ थी, जहाँ पर दोनों के दोनों एक मोमेंट पर आकर मारे जा चुके थे। और इसी तरह से लिटरली मेरे बहुत सारी चीजें बताती है। और इस बीच ये भी बताया जाता है कि अपने एमसी का जो काइस पिक मास्टर है ना, वो पिक मास्टर लिटरली मेरे से कुछ ज्यादा मिस्टीरियस और कुछ ज्यादा पावरफुल भी है। और इसी चीज के चक्कर में ये लड़की भी अपने एमसी के पिक पर जाना चाहती है, ताकि एक अच्छे से मौके का फायदा उठाकर ये लड़की भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सके। फिर क्या, अपने एमसी के सामने लिटरली में गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ जोड़ लेती है कि प्लीज यार प्लीज ले जाओ, मना मत करना, बा कसम आप जब बोलेगा ना मैं करूंगी यार, सब कुछ करूंगी, कपड़े धो दूंगी, बाथरूम
बाथरूम साफ कर दूंगी, सारा काम कर दूंगी, इनफैक्ट ये बोले कि मैं आपकी पूरी की पूरी तरीके से नौकर बनने के लिए भी तैयार हूँ, इसलिए प्लीज ले चलो। लेकिन क्या अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी इस लड़के को इतना गिड़गिड़ाता हुआ देख कर जरा पूरे के पूरे तरीके से परेशान था। इधर लड़की तो अपने एमसी को देखकर फुल उम्मीद में रोए जा रही थी, या फिर ये बोले कि एक अच्छी खासी एक्टिंग किया जा रही थी। सिस्टम बताता है कि होस्ट एक बात याद रखना, अगर आपने आज किसी डिसाइपल को नहीं चुना ना, तब समझ जाओ सेक्ट वाले किसी भी डिसाइपल को चुनकर आपको थमा देंगे, उसके बाद आप छाटते रहिएगा। एमसी सोचता है कि बाप रे, साले ये प्रॉब्लम तो इस लड़की को चुनने के प्रॉब्लम से भी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, क्या करूं? अगर इस लड़की को अपने पिक पर ले गया तो ये आगे चलकर फ्यूचर में मेरे ही कंपटीटर बन जाएगी। लेकिन जब सोचता हूँ तो एक और बात याद आती है कि ये तो लड़की है ना, साला चूल्हा फूकने के अलावा उखाड़ी क्या लेगी। हाँ, खैर छोड़ो, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल के लिए इसको चुन लेता हूँ। और बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें चुन लिया, तो बताओ अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर उधर लड़की तो पूरे के पूरे तरीके से खुश हो जाती है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सीनियर, थैंक यू। और ये चीज देखकर आई मीन अपने एमजी को एक डिसाइपल चुनता हुआ देखकर वहां पर सारे के सारे सीनियर भी सोचते हैं कि चलो यार, फाइनली इस बंदे ने अपने पिक के लिए एक डिसाइपल को चुन ही लिया, गुड। एमसी बोलता है कि सुनो ना, अब जबकि यहाँ पर सिलेक्शन का काम पूरा हो ही चुका है, तो क्यों ना मैं यहाँ से निकल जाऊँ? हाँ, चासिमिस भी लाइक ओह माय गॉड, तुम सच्ची में जाना चाहते हो? तो एक काम करो, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो क्या तुम यांग पिल के फॉर्मूला के बारे में मुझसे डिस्कस करना पसंद करोगे क्या? क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। आई मीन मेरे बोलने का मतलब ये है कि उस फॉर्मूला को लेकर मेरे पास बहुत सारे डाउट्स हैं, तो प्लीज यार उस डाउट को क्लियर करने में मेरी हेल्प करो। और ये सुनकर उसके पीछे खड़ा सीनियर बंदर कांग जो था ना, वो तो साला पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था। चासमिस बोलता है अगर तुम मेरे डाउट्स को क्लियर करने में मेरी हेल्प करते हो तो रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल दूंगा, तो मंजूर है ना? बोलो। जिसकी बातों को सुनकर कांग भी मनी मन सोचता कि क्या एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल, ये पिल उतनी भी नॉर्मल नहीं है जितना इसे लग रहा है। मतलब सच्ची में ये बंदा इतना प्रीशियस पिल को बस ऐसे ही देने के लिए तैयार है। लाल बालों वाला भी सोचता कि गजब, मानना पड़ेगा, मुझे इस बात की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि डिवाइन मेडिसिन पीक वाले लिटरली इस लोंडे से पिल फॉर्मूला को समझने के बारे में बात करेंगे। सीन चेंज होता है मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि उसकी बातों को सुनकर बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। कैसा रहेगा अगर बाद में करे तो? हाँ, अरे बिल्कुल, तुम जब चाहो। तुम राजी हो गए ना? यही चीज जानकर मैं खुश हुआ, समझ गए ना? चलो अच्छी बात है कि तुम खुश हो गए। तभी अचानक से वहां से जाते हुए लड़की से बोलता है जूनियर सिस्टर चलो जाने को वक्त हो गया। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों फाइनली वहां से निकल जाते हैं। अब बातें हैं कांग की ओर, जो कि चश्मिश को धरते हुए बोलता है कि साले आखिर ये चल क्या रहा है? हाँ, तू उस लोंडे से क्यों पूछ रहा था पिल रिफाइनिंग के फॉर्मूला को समझाने के बारे में? चल बता, जल्दी बता। अरे तुम्हें नहीं पता? अरे यार लगता है तुम नहीं जानते हो, ये जो युवान है ना, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि ये बोले साला एक्सेप्शनली टैलेंटेड बंदा है, समझे? और हमें बताया जाता है कि ये जो चश्मिश है ना, ये एक्चुअली में अपने मेन कैरेक्टर को इतना एडमायर क्यों करता है। देखो हुआ यूं था कि आधे महीने पहले ये बंदा अचानक से चलते चलते अपने एमसी से मिल पड़ा, और उसी टाइम पिल के बारे में बहुत सारी डिस्कशन हुई थी, जिसके चक्कर में अपना जो एमसी था ना, वो इस बंदे को बहुत सारी चीजें समझाता है, और इसीलिए ये बंदा अपने एमसी को इतना एडमायर करता है, समझे? अरे बोलो तो समझेगा नहीं यार। जिसकी बातों को सुनकर ये कांग तो पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। जहां पर बात करें लाल बाल वाली सीनियर की, तो वो फ्लैट ट्यूड में बोलता है तो क्या हुआ, अगर ये बंदा सच्ची में पिल फॉर्मूला को समझाने में इतना कैपेबल है तो उसमें हमें क्या। लेकिन अगर बोलूं ना तो एक चीज मुझे अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया, एक नॉर्मल से फॉर्मूला के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिचुअल पिल देना सही में अच्छा रहेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। बात तो सही है कि एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल लिटरली में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन युवान के जैसे एक मेडमैन और जीनियस बनने के लिए बहुत ही कम ही तो है। खैर छोड़ो वो सब, जो हो गया सो हो गया। अब बार ये फिर से डिसाइबल को चुनने की। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो सबसे पहले डिसाइबल को मैं चुनूंगा, तो बोलो मंजूर है ना? और ये बोलकर उस डिसाइबल को देखते हुए क्रीपी से स्माइल करते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि साले तेरी पाका, अब कैसे बचेगा तू? तुझे कोई भी नहीं चुनने वाला, यानी कि तू मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा, यानी कि अब तू सिर्फ मेरे पीठ पर जाएगा, समझे? जिसको इस तरह से हंसता हुआ या फिर ये बोले कि अपनी ओर देखता हुआ देखकर ये बंदा भी पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, आई मीन अपने एमसी के पीक पर, जहां पर ये दोनों के दोनों बंदे भी फाइनली आ चुके थे। इधर लड़की भी सारा का सारा नजारा देखते हुए मनी मन सोचती कि क्या मतलब सच्ची में यही गाइस पीक है क्या? हाँ। और अपने एमसी से पूछ लेते कि सीनियर ब्रदर सुनो ना, क्या हमारा मास्टर सच्ची में उस पहाड़ के ऊपर है क्या? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर हमारा मास्टर पर्सन किस टाइप का है? जहां पर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की, तो वो भी इस लड़की की बातों को सुनकर सबसे पहले गहरी सांस लेता है और बोलता कि ओ माय गॉड, मास्टर ना? हाँ यार, हाँ माँ कसम, मास्टर लिटरली में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, समझे? और ये सुनकर वो लड़की भी पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती कि ब्यूटीफुल, साला मास्टर के बारे में बताने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा कैजुअल नहीं था क्या? मैंने सही बोला, मैंने बिल्कुल सही बोला, मास्टर से ज्यादा खूबसूरत, मास्टर का फिगर, माँ कसम यार साली कोकेन कोके। तभी लड़की बोलती है अच्छा ठीक है, मैं मान गई कि मास्टर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन नई डिसाइपल होने के नाते मैं मास्टर को ग्रीट करना चाहती हूँ, तो बताइए वो कहाँ मिलेंगे? हैं कहाँ मिलेंगे? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? देखो बात बहुत ही सिंपल सी है, अगर तुम सच्ची में मास्टर
मास्टर से मिलना चाहती हो ना, तो तुम्हें कम से कम युआन पिल स्टेज पर तो होना ही चाहिए, तभी जाकर तुम मास्टर से मिल सकती हो। और यही मास्टर का रूल भी है, यानी कि स्पीक का रूल। और ये सुनकर वो लड़की तो पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती कि क्या ये क्या बकचोदी है, और फुल उदास होते हुए मन ही मन सोचती है कि नहीं 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 यार नहीं, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले आता है QI रिफाइनिंग, फिर फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर युआन पिल। साला अगर इस रूल के चक्कर में रही ना, तो अपनी पूरी की पूरी मेहनत करने के बाद भी कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे इस लेवल तक पहुंचने में। क्यों क्यों मास्टर क्यों, आपने अपने आप से मिलने के लिए साला इतना हार्ड रूट क्यों रखा। तभी अगर बात करें अपने MC की, तो वो भी उस लड़की को इतना उदास देखकर फुल हंसते हुए बोलता है, अरे छोड़ो यार, आखिर तुम्हें चिंता किस बात की है। हाँ देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ, हमारा जो मास्टर है ना, वो मुझे देखने से बहुत ही ज्यादा डरती है, समझे। लड़की भी लाइक क्या देखने से डरती है, आखिर मास्टर तुम्हें देखने से क्यों डरेगी। और अंदर जाते हुए अपने MC को देखकर मन ही मन सोचे जा रही थी कि क्या मतलब वो रूमर सच में सही है क्या, कि मास्टर ने जब से सीनियर को देखा है तब से सेक्ट में किसी को नजर ही नहीं आए। पर क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि लड़की देखो, हालांकि मैंने तुम्हारे बारे में प्लान तो बिल्कुल भी नहीं किया था कि मैं सच्ची में इस पिक पर तुम्हें रिक्रूट भी करूंगा, समझे। अब जबकि कर लिया है तो मैं ये सोच रहा हूँ मैं तुम्हें रखूं कहाँ पर। बाय द वे एक काम करो, हाँ यार हाँ, तुम ही ये काम कर सकती हो, तुम ही कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा ही तो काम है। सुनो, ये जो पीछे लकड़ी और घास का ढेर देख रही हो ना, इसको चुपचाप से लो और एक मकान बनाने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि देखो यार, तुम्हारे इस पीक पर रहने के लिए घंटा भी जगह नहीं है, समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो चलो जल्दी करो, फटाक से तैयार हो जाओ, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम किस कदर और अपने लिए किस लेवल का मकान बनाती हो। और ये बोलकर फाइनली वहां से चल जाता कि ओ साला थक गया यार, आज तो बहुत ही ज्यादा काम कर लिया मैंने, इसलिए मैं तो चला सोने। जहां पर बात करें लड़की की, तो वो भी अपने MC को देखकर या फिर ये बोले कि अपने MC की बातों को सुनकर साला पूरे के पूरे तरीके से स्टन हो चुकी थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या। और मन ही मन सोचती कि क्या मैं सच्ची में मैं जियान क्लैन की एक्चुअली में एक डिसेंडेंट हूँ और मैं अपने लिए खुद के लिए घर बनाऊंगी। नहीं, यह हो ही नहीं सकता। फिर क्या, तभी अचानक से अपने आप को शांत करते हुए बोलती है कि नहीं यार, आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ। कम से कम यहाँ पर आने का मकसद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसके चक्कर में मास्टर मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर जो लड़की थी ना, आई मीन अपनी जूनियर, वो पूरी की पूरी तरीके से खुश थी क्योंकि उसने अपना फाइनली घर जो बना लिया था। तभी अपने MC को ढूंढते हुए मन ही मन सोचे जा रहे थे कि गजब, अब जबकि मैंने अपना घर बना लिया है तो इस बात की खबर तो अपने सीनियर ब्रदर को देना बनता है ना। और ये बोलकर दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपने MC को पुकारे जा रही थी। और तभी अचानक से अंदर से आवाज भी आती है कि ठीक है अंदर आ जाओ। जहाँ पर बात करें लड़की की, तो वो भी दरवाजे को खोलकर अपने MC को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलती है कि सीनियर आप यहाँ पर गेम खेल रहे थे क्या। तभी हमें बताया जाता है कि आज का जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है ना, वो सिर्फ पहले के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये बोलो कि आज का दुनिया और आज का कल्टीवेशन तो अलग लेवल पर पहुंच चुका है। और जहां तक बात करूं कल्टीवेशन की, तो इसके भी बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो जेट स्लिप्स है, सारा काम यही तो करता है। फाइटिंग हो या फिर डंजन एक्सप्लोरेशन, हर तरीके के कल्टीवेशन को यहाँ पर किया जाता है। अब आते हैं लड़की की ओर, जो कि अपने MC के हाथ में जेट स्लिप को देखकर पूरे के पूरे तरीके से चौंकी पड़ी थी और मन ही मन सोचे जा रही थी कि मानना पड़ेगा, सीनियर ब्रदर का जेट स्लिप तो लिटरली मेरे से कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब लास्ट टाइम मैं सीनियर ब्रदर से मिली थी, उस टाइम से लेकर अभी तक ये सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं। और ये सोचकर तो साला पूरी की पूरी तरीके से भड़क जाती है कि साले आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने अपना पूरा का पूरा जी जान लगा दिया था उस घर को बनाने में, और ये बंदा यहाँ पर गेम खेल रहा था। और अचानक से हंसते हुए बोलते कि सीनियर ब्रदर एक बात बताइए, क्या आप सच्ची में कल्टीवेशन नहीं करते हो क्या। और जहां तक मुझे लगता है, या फिर ये बोलिए कि आपका लेवल तो QI रिफाइनिंग लेवल के पीक पर है ना, आप सिर्फ एक स्टेप दूर है फाउंडेशन बिल्डिंग से। क्यों, मैंने सही बोला ना। और हाँ, अगर बात करें लड़की की, तो ये भी QI रिफाइनिंग लेवल के पीक पर है। MC बोलता है कि यार देख, पहले तो मैं तुम्हें दूंगा ज्ञान, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर तुम कल्टीवेशन के बारे में कितना जानती हो। क्या तुम्हें पता भी है, तुम्हारे इस रूम के अंदर आने से पहले ही मैं ऑलरेडी यहाँ पर कल्टीवेशन ही कर रहा था। उधर लड़की भी मन ही मन सोचती कि क्या कल्टीवेशन कर रहे थे सच्ची में। हालांकि इतना तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, साला हर कल्टीवेशन का जुनून ही उसको कल्टीवेट करना सिखाता है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर सीनियर ब्रदर का जुनून है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि गेम खेलना सीनियर ब्रदर का जुनून है। इधर अगर बात करें अपने MC की, तो वो भी अपने जूनियर को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर बोलता है कि यार देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में लिटरली में कुछ चल रहा है तो पूछ लो, क्योंकि यही सबसे सही वक्त है, समझे। जिसकी बातों को सुनकर उधर लड़की भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती कि ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि आपको बता सकूं कि फाइनली मैंने अपना घर बना लिया है। अब जबकि घर बना लिया है तो अब बारी कल्टीवेशन करने की, तो प्लीज यार कम से कम इस पीक का कल्टीवेशन तकनीक तो मुझे दे दीजिए। तकनीक ना, हाँ दे तो सकता हूँ, लेकिन
एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कल्टीवेशन तकनीक है ये बेकार, बहुत ही ज्यादा बेकार है। सीखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कि क्या क्या मतलब है कि सीखने के लिए नहीं है। और अचानक से सोचने लगती है कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं ना, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये जो कल्टीवेशन तकनीक है उसे मिस्टीरियस एक्सपर्ट से रिलेटेड हो। मेन कैरेक्टर देखो, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि ये जो तकनीक है ना, ये तकनीक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। लड़की भी लाइक पॉइजनस है। चलो ये बात तो मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में पहली बार सुन रही हूँ कि कोई कल्टीवेशन तकनीक लिटरली में पॉइजनस होती है। और फाइनली बोल देती है कि ठीक है कोई बात नहीं, पहले तो मैं उस तकनीक को अच्छे से देखना चाहती हूँ। जहाँ पर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की, तो वो भी जूनियर की बातों को सुनकर हाँ बिल्कुल अपनी जेब से एक तकनीक को निकालने लगता है और देते हुए बोलता है कि ये लो धर लो, ये रहा स्पीकर कल्टीवेशन तकनीक, जिसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, समझे। जिसको सुनकर लड़की तो पूरी के पूरी तरीके से हिल जाती है और पूरा का पूरा कंफ्यूज। तभी उस जेट स्लिप को लेते हुए बोलते कि सीनियर एक बात बताइए, हालांकि मैं जानती हूँ कि आपको ज्यादा ही अमेजिंग है, लेकिन यार जरा सोचिए तो, किसी तकनीक को यूं ही इस तरह से मॉडिफाई करना ये कहाँ तक सही है? क्या ये बात सही रहेगी क्या? क्या बोली सही? अरे मैं तो ये बोलूंगा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि ये तकनीक कंप्लीटली तौर पर पूरी तो मॉडिफाई नहीं है, लेकिन हाँ जब तुम इसकी रिवाइज वर्जन को सीख लोगी ना, तब जाकर मैं इसका पूरा का पूरा मैनुअल तुम्हें दूंगा, समझे। लड़की सोचती है कि यार ये मैं कहाँ फंस गई। ये चोमू बोलता है कि इसने इस तकनीक को अपग्रेड कर दिया, लेकिन बताओ तो एक क्यूआई रिफाइनिंग के पीक लेवल का बंदा आखिर इस तरह के काम को कैसे कर सकता है? और चलो मान भी लो कि कर लिया, लेकिन सर लेवल भी तो बेटर करती है ना। और ये सोचकर फाइनली अपने एमसी को हंसते हुए थैंक्स बोल देती है कि सीनियर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस मॉडिफिकेशन के लिए आपका शुक्रिया। और रही बात दूसरी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैंने लिटरली में किसी रेंडमली मॉडिफाई तकनीक को अचानक से सीखना स्टार्ट कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं बहुत ही आसानी से क्यूआई डेविएशन पे गिर जाऊंगी? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि यार देखो, मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि अगर मैंने इस तकनीक को मॉडिफाई नहीं किया होता तो जो पहली वाली तकनीक थी वो तकनीक मेरी मॉडिफाई की हुई तकनीक से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती? और ये सुनकर वो जो लड़की थी ना, वो तो पूरी की पूरी तरीके से चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है कि हाँ बात तो सही है, पर यार दिक्कत की बात मुझे मॉडिफाई तकनीक से नहीं है, बल्कि ये बोले कि मुझे इस बात से दिक्कत है कि वो तकनीक को तुमने मॉडिफाई किया है। और यही सबसे बड़ी सोचने की बात है कि भले क्यूआई रिफाइनिंग के पीक लेवल का बंदा अचानक से एक तकनीक को मॉडिफाई कैसे कर सकता है? गड़बड़ है यार, बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। मुझे तो ये लगता है कि ये जो मेरे सीनियर है ना, ये साला थोड़ा सा पागल है। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपनी जो जूनियर थी ना, वो भी अपने एमसी के दिए हुए जेट को लेकर फाइनली अपने कमरे के अंदर आ चुकी थी, जहाँ पर वो भी उस तकनीक को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहे थे कि चलो यार कम से कम पहले एक बार इस तकनीक को चेक तो कर लूं। ये तो फायर रिफाइनमेंट आर्ट है ना। जहाँ पर बात करें इसके लेवल की, तो ये तो साला एक ऑर्डिनरी जेट लेवल का कल्टीवेशन तकनीक है। और ये रहा वो पार्ट जहाँ पर आखिरकार अपने सीनियर ब्रदर ने एक्चुअली में मॉडिफिकेशन किया था। नाइस, साला दिखने से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अचानक से अपनी आंखों को खोलते हुए बोलते कि नहीं यार, जब तक मैं इस मॉडिफिकेशन वाली तकनीक को अच्छे से चेक न कर लूं ना, तब तक तो मैं इसे घंटा भी कल्टीवेट नहीं करने वाली। सीन चेंज होता है फॉरबिडन जोन में, जहाँ पर हमें लिटरली मेरे एक बहुत ही खतरनाक लेवल के सांप को दिखाया जाता है। और हाँ, यहाँ पर कोई तो था जो कि सांप को बहुत ही गंदे तरीके से पहले जा रहा था, और एट द एंड लास्ट में जाकर उस सांप को मार भी दिया जाता है। और जी हाँ बिल्कुल, इस सांप को मारने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना मेन कैरेक्टर था। और अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो अब भी एक गेम के अंदर है। तभी बताया जाता है कि ये जो जगह है ना, जहाँ पर अभी फिलहाल के लिए अपना मेन कैरेक्टर है, यहीं पर ये ट्रेनिंग कर करके क्यूआई रिफाइनिंग का पीक लेवल पर होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया है। फिर क्या, इतना बोलने के साथ ही अचानक से अपना जो एमसी था ना, वो भी कुछ मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही तगड़ा और खतरनाक लेवल का एक पावरफुल स्लेश करता है। और स्माइल करते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि नाइस, अभी मेरी जितनी पावर है ना, मां कसम, इसका यूज कर डिवाइन लाइट सेट के पेट्रियाज को सिर्फ एक ही झटके में खत्म कर सकता हूं। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से अपने एमसी को रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि उसने फाइनली ये बोले कि ऑलरेडी उस सांप को हरा जो डाला था। और जहां तक बात करूं रिवॉर्ड की, तो कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि एक ब्रश मिलता है। मादर चोद, ये तो एक लोमड़ी की पूंछ वाली ब्रश है ना। हाँ याद आ गया, बहुत ही अच्छे तरीके से याद आ गया। ये साली छिनार के बच्ची किसी के पास नहीं जाती, और नहीं जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन साला अटैक करने की क्या जरूरत है? और चलो मान भी लिया कि अटैक कर दिया, लेकिन साला पिछवाड़े पर अटैक कौन करता है? और इतना सोचने के साथ ही अपना जो एमसी था ना, वो फाइनली अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि ठीक है, आज नरसंहार होगा रे, बदला लूंगा मैं, अपना पिछला और पुराना बदला जरूर लूंगा। और ये बोलकर फाइनली उस ब्रश की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन क्या, ब्रश थोड़ी ना चुप बैठता, वो भी अपने एमसी को बहुत ही तेजी से अपनी ओर आता वो देखकर फाइनली अटैक करने के लिए तैयार था। और अचानक से अपने एमसी के सामने ही गायब हो जाता है, जिसको इस तरह से गायब होता हुआ देखकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। तभी सीन चेंज होता है अपने एमसी के पीछे, जहाँ पर वो ब्रश प्रकट हुआ था और बहुत तेजी से अपने एमसी की ओर बढ़े जा रहा था। लेकिन क्या, कहानी में ट्विस्ट, जैसे वो ब्रश अपने एमसी के पिछवाड़े पे घुस पाता, उसी टाइम उसके पिछवाड़े पे टकरा कर टेढ़ा हो जाता है, जहाँ पर एमसी भी उस ब्रश के ऊपर अपने पैरों को रखते हुए
बोलता है क्यों चौंक गए ना? ये देख पागल, ये देख, इसको कहता है ट्रू प्रोटेक्शन, समझी? और ये बोलकर अपनी तलवार से हमला करने के लिए फाइनली फिर से एक बार तैयार हो जाता है। फिर क्या, अपनी सबसे खतरनाक लेवल की तकनीक हेवन ब्रेकिंग सोर्ड तकनीक को यूज करता है, जिससे होता ये है कि वो ब्रश तो करते ही है, लेकिन क्या असल वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसके लगने के साथ ही पूरा का पूरा पहाड़ ही कट जाता है। एमसी भी लाइक ओ माय गॉड, मानना पड़ेगा ये ब्रश तो लिटरली मेरे बहुत ही ज्यादा कमजोर निकली। और इतना बोलने के साथ ही डिंग से कर अपने एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन आता है, जहां पर अपना जो सिस्टम था वो अपने एमसी को पूरी तरीके से फोरबिडन जोन को डोमिनेट करने के लिए कांग्रेचुलेट किया जा रहा था। और हाँ साला अब जाकर मिलता है असली रिवॉर्ड, जिसमें से एक था हेवनली दाव फ्रेगमेंट और रही बात दूसरे रिवॉर्ड की तो एक डिवाइन ब्रश। और क्या, जहां पर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की तो वो भी उस ट्रीजर को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि ओ माय गॉड, तो इसका मतलब ये है फोरबिडन जोन का रिवॉर्ड। गजब। लेकिन क्या वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से वो जो रिवॉर्ड था ना वो अपने एमसी के शरीर के अंदर चला जाता है, जिसको देखकर अपना एमसी तो पूरी के पूरी तरीके से चौंका पड़ा था। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद, जहां पर अपना एमसी भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि अब जबकि मैंने इस हेवनली दाव फ्रेगमेंट को ऑपरेट कर ही लिया है तब मैं बड़ी आराम से इस फोरबिडन जोन का मास्टर बन गया हूँ। हाँ यार, हाँ वैसे भी ये गेम साला इसी टाइप से तो डिजाइन किया गया है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर दो फ्रेगमेंट क्यों है। तभी अपना जो एमसी था ना वो भी उस फ्रेगमेंट वाले ब्रश को बहुत ही गौर से देखते हुए मन ही मन सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो डिवाइन ब्रश है ना साला ये जिसके हाथों में रहेगा वो पूरे के पूरे फोरबिडन जोन के रूल को बदल सकता है, वो भी सिर्फ एक ही बार में लिखने के साथ। बस लिखने की देरी है, उसके बाद लिखा हुआ हर चीज इस फोरबिडन जोन में पूरा हो जाएगा। और ये सोचकर ब्रश को उठाकर फाइनली हवा में कुछ तो लिखता है। अब क्या लिखता है वो सब छोड़ो, क्योंकि उसको जानकर तो हमें घंटा भी फायदा नहीं होने वाला, समझे? और सोचता है कि छोड़ो यार साला यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो गया, वैसे भी मुझे उस चश्मे से मिलना भी तो था। जहाँ पर उस गेमिंग वाले जेट को टेबल पर रख कर वहां से जाते हुए बोलता है तो ठीक है मेरे दोस्त चक्कू, चलो सबसे पहले हम लोग बाहर घूम के आते हैं, तो बोलो क्या बोलते हो? और ये बोलकर फाइनली निकल जाता है। सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर लिटरली मतलब बहुत सारे डिसाइपलों को दिखाया जाता है और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है ना वो सारे के सारे डिसाइपल अपने एमसी को देखकर मोटिवेट हो चुके थे। जिस तरह अपने एमसी चक्कू को लेकर घूमता था उसी तरह ये लोग अपने एमसी को देख देख कर अपने पालतू जानवरों को लेकर घूमने लगे और धीरे धीरे कर यही पूरे के पूरे सेट में ट्रेंड बन गया। तभी दिखाया जाता है अपने एमसी का जो चक्कू था ना वो एक रास्ते से आती हुई लड़की के टटल से टकरा जाता है, जहाँ पर ये सब कुछ देख कर अपने एमसी बोलता है कि गुड, तुम्हारा जो ये कछुआ है ना साला उतना भी बुरा नहीं है, देखना तकरीबन 1000 सालों बाद ये कछुआ अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बड़ी आराम से डेवलप कर लेगा। और ये सुनकर लड़की जो थी ना वो तो पूरी के पूरी तरीके से भड़क जाती है। तभी अपने एमसी के बारे में सोचते हुए मनी मन बोले जा रहे थे कि अगर तुम्हें किसी चीज की तारीफ और उसके बारे में अच्छे से बोलना नहीं आता तो प्लीज यार मत बोला करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि चलो मान लिया कि तकरीबन 1000 साल लग जाएंगे मेरे कछुए को डेवलप करने में, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक चक्कू है जो कि एक जानवर भी नहीं है। लड़की भी लाइक सीनियर का बात बताइए, ये जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है आपके चक्कू ने तो अवेकन कर ही लिया होगा ना? जिसकी बातों को सुनकर वहां पर जो दोनों के दोनों बंदे थे ना वो भी पूरे के पूरे तरीके से हंसने लगते हैं। एक बोलते हैं जी घंटा ये सिर्फ एक चाकू है, ना कोई स्पिरिचुअल बीस्ट, या फिर ये बोले कि ना ही कोई नॉर्मल सा बीस्ट, समझे? तो फिर बताओ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये चाकू अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को अवेकन कर ले? ना हो ही नहीं सकता। मेन कैरेक्टर क्या कहा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ना, हाँ बोल सकती हो लेकिन थोड़ा थोड़ा। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर जितने भी बंदे थे ना वो फिर से हंसने लगते हैं। लड़की बोलते यार सच्ची में आपका मजाक तो लिटरली बहुत ही ज्यादा फनी था। बंदे सोचते कि क्या यार मानना पड़ेगा ये सीनियर सच्ची में बहुत ही ज्यादा पागल है। और ये सारा का सारा कांड अपना सिंगल बैटरी भी दूर खड़े होकर बड़ी आराम से देखे जा रहा था। इधर बगल वाला बंदा भी अपने एमसी को लेकर बोलता है कि सीनियर ब्रदर जो देख रहे हो ना ये बंदा तो सच्ची में पागल है। मैं तो यही बोलूंगा कि इसकी बातों पर बिल्कुल भी मत आना, बेवकूफ मत बनना, समझ गए ना? नहीं बताइए तो मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही, आखिर इस तरह का पागल इंसान एक फिल्म रिफाइनमेंट के बारे में जान ही कैसे सकता है? हाँ लेकिन क्या अगर बात करें चश्मिश की तो वो भी उस बगल वाले इंसान के बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है। तभी अचानक से चिल्लाते हुए सारे बंदों से बोलता है कि साले तेरी माँ का, जब किसी के बारे में नहीं पता ना तो उसके बारे में बोला भी नहीं करते, समझे? और सच्ची में यार इसी तरह से सबको बहुत सारी बातें सुनाया जा रहा था। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो हाँ उसकी तारीफ भी किया जा रहा था। और ये सुनकर इनफेक्ट ये बोले कि वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो सारे के सारे बंदे अपने चश्मिश को पहचान जाते हैं और ग्रीट करते हुए फुल टू इज्जत दिए जा रहे थे। चश्मिश बोलता है कि भाई देखो ये सब पागल है, समझ गए ना? इन सब की बातों को बिल्कुल भी दिल में मत लेना। और हाँ अगर बात करें इस चश्मिश की तो इसका लेवल भी फाउंडेशन बिल्डिंग पर होता है। बंदा बताता है कि यार देखो मैं यहाँ पर कब का पहुंच चुका होता, लेकिन क्या करो मेरे जो बुढ़ा मास्टर है ना वो सब पागल है, मेडिसिन रिफाइन कर रहा था, समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? इसलिए यहाँ पर आने में थोड़ी सी लेट हो गई। जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी तो यहाँ पर अभी ही आया। अच्छा छोड़ो वो सब, ये देखो मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा था। इस फॉर्मूला का नाम है नरिशिंग ओरिजिन
पिल, समझे, जिसको मैंने गुफा से पाया था। तो बताओ इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? हाँ, जहाँ पर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की, तो हाँ वो भी सिस्टम की हेल्प से उस पूरे का पूरे फॉर्मूला को अच्छे से स्कैन मार लेता है। और क्या पता चलता है, बस कुछ जड़ी बूटियों को बदलने से ही नर्सिंग ओरिजिन पिल तैयार। तभी बताता है कि भाई देख, ये जो नर्सिंग ओरिजिन पिल है ना, इस फॉर्मूले में हाँ थोड़ी सी गड़बड़ तो जरूर है, समझ गए ना। एक काम करो, ऐसा करो, ये जो रेड येलो हर्ब है ना, इसके बदले में ग्लोसी प्राइवेट को यूज करो, और हाँ रेम्स ड्रम के बदले में सनफ्लावर का यूज करो। फिर देखना तुम्हारा पिल तैयार हो जाएगा। और ये सुनकर वो जो पीछे वाला लड़का था, वो अपने एमसी पर पूरा का पूरा भड़का पड़ा था और मन ही मन सोचता है कि साला ये पागल कहीं का, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मतलब कुछ भी नहीं, बताओ, मतलब कुछ भी पके जा रहा है। जहाँ पर बात करें चश्मिश की, तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर उसकी बोली गई जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचे जा रहा था। और उसको इस तरह से सोचता हुआ देखकर एमसी बोलता है कि भाई सुनना, तुमने नहीं बोला था कि अगर मैं तुम्हारे पिल रिफाइनमेंट में हेल्प करूंगा तो बदले में तुम मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग का स्पिरिचुअल मटेरियल दोगे? तो बताओ कहाँ है मटेरियल? हाँ, चश्मिश बोलता है कि ओ अरे यार मैं तो भूल ही गया था, सॉरी यार सॉरी, वो मेरे पास ही है। और ये बोलकर एक पर्पल क्रिस्टल जेड बम्बू निकालता है कि ये देखो, ये रहा, ये एक 8 ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग स्पिरिचुअल मटेरियल है, समझे। तभी बताया जाता है ये जो स्पिरिचुअल टाइप का मटेरियल होता है ना, ये साला ग्रेड्स में डिवाइड होते हैं, लोअर ग्रेड, मिडिल ग्रेड, अपर ग्रेड, इसकी माँ का साला लीजेंड ग्रेड। देखो फाउंडेशन बिल्डिंग में ब्रेक थ्रू करने के लिए हमारे पास जितना ये हाई ग्रेड का मटेरियल होगा, उतना ही हम बड़ी आराम से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, उतनी ही हमारे पास पॉसिबिलिटी भी होगी। लेकिन अगर लोअर ग्रेड का यूज करूँ ना, तब यही पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तभी बोलता है कि भाई देख, ये जो पर्पल क्रिस्टल जेड बम्बू है ना, इसका ग्रेड थोड़ा सा कम है, तो बताओ काम चल जाएगा ना? अगर नहीं चलेगा तो प्लीज सर माफ कर देना, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और नहीं है। और अगर सच्ची में तुम्हें हाई ग्रेड का मटेरियल चाहिए तो क्यों ना इसको लेकर और कुछ स्पिरिट स्टोन को लेकर हाई ग्रेड के मटेरियल के साथ एक्सचेंज करने के लिए हम साथ में चले। हाँ, जिसकी बातों को सुनकर एमसी भी उस मटेरियल को लेते हुए बोलता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, वैसे थैंक यू। चश्मिश बोलता है कि यार एक बात बताओ, क्या तुम सच्ची में अपने मास्टर को नाराज तो नहीं कर दिए हो ना? अगर सच्ची में कर दिए हो तो जाओ जाकर माफी मांग लो। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि यार सच्ची में इस बंदे को तो पता ही होना चाहिए ना कि इसका जो मास्टर है, इसका मास्टर का इज्जत हर कोई करता है। इनफेक्ट ये बोले कि ये सेक्ट, इनफेक्ट ये बोले कि जितने भी सेक्ट आते हैं ना, वो सारे के सारे सेक्ट वाले इसके मास्टर की बहुत ही ज्यादा इज्जत करते हैं। क्योंकि देखो ये जो बंदा जिस स्काई स्पीक में रहता है ना, उसके बने हुए तकरीबन हजारों साल हो गए और इसकी मास्टर भी कोई कम उम्रदार नहीं है, समझे। उनके बारे में उतना तो कुछ नहीं, हालांकि इतना तो जानता हूँ कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है वो। और बोलता है कि समझे मेरा बोलने का मतलब क्या है? हाँ, तो प्लीज यार प्लीज जाओ, एक सीनियर होने के नाते बोल रहा हूँ, जाकर माफी मांग लो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है कि ना नहीं मांगूंगा, अरे बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा। नहीं बताओ, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की तो फिर माफी क्यों मांगू? उधर सीनियर भी मन ही मन सोचता है कि समझ गया, यानी कि ये बंदा लिटरली मेरा माफी तो नहीं मांगने वाला। भाई देख, मेरे मास्टर से तू डरता होगा, मेरे मास्टर से तुम्हारा मास्टर डरता होगा, इनफेक्ट ये बोले कि मेरे मास्टर से ये पूरा का पूरा सेक्ट डरता होगा, लेकिन मैं नहीं डरता। और पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी। और हाँ, वो जैसे ही कुछ बोल पाता तभी अपना जो चश्मिश था ना, उसके मुंह को बंद करते हुए बोलता है कि बस कर यार, बस कर, तुम्हें और भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस कर। और अचानक से अपने बगल वाले बंदे के हाथों को धरकर वहां से ले जाते हुए बोलता है तो ठीक है, बाद में मिलते हैं, समझा। और ये बोलकर फाइनली वहां से निकल जाता है। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद डिवाइन मेडिसिन पीक पर, जहां पर वो चश्मिश फाइनली उस फॉर्मूला को ट्राई करने के लिए आया हुआ था। जहां पर बात करें बंदे की, तो वो अभी तक लिटरली में अभी तक अपने सीनियर को समझाया जा रहा था कि सीनियर ये आपने क्या कर दिया। मतलब आपको सही में लगता है कि उस बेवकूफ ने आपको सही रेसिपी बताई होगी? हाँ, देखिए अभी भी वक्त है, अगर आप बोले ना तो मैं जाकर उस पर्पल क्रिस्टल जेड बम्बू को वापस ले आता हूँ। तो बोलिए क्या बोलते हैं, जाऊँ क्या? इधर ये भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, तुझे क्या मैं सच्ची में बेवकूफ लगता हूँ जो इसी तरह से किसी को भी जेड बम्बू देकर चलाया? और ये सुनकर अपने सीनियर को इस तरह से गुस्से में देकर ये लड़का भी डर जाता है कि सॉरी, माफ करिएगा, मुझे तो बस आपकी चिंता हो रही थी। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मान लो अगर ये फॉर्मूला काम ना करे तब तो आपका जेड बम्बू चला गया ना। बात तो सही है कि जेड बम्बू चला जाएगा, लेकिन ये होगा तब ना जब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ये फॉर्मूला जरूर काम करेगा, क्योंकि तुम युआन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, समझे। और ये बोलकर बहुत ही गौर से उस पिल रिफाइनमेंट वाले कल्ड्रोन को घूरे जा रहा था। सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि फाइनली अपने पीक पर आ चुका था। फिर क्या, घर के अंदर एंटर करते हुए अपने चाकू को रखकर उसमें बंधी हुई रस्सी को खोल देता है कि चलो अब जबकि मैंने खाना खा लिया है तो अब बारी गेम खेलने की। लेकिन क्या, जैसे स्पिरिचुअल जेट को देखता है ना, पूरे के पूरे तरीके से हिल जाता है और चौंकते हुए बोलता है कि क्या
इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, वो लड़की तो साला इसके अंदर चली गई। तभी बताया जाता है कि जो अपना एमसी था ना, उसको जब ये फर्स्ट टाइम गेम जेट स्लिप मिला था तब वो इस चीज को एक मामूली सा गेजेट, आई मीन एक इलेक्ट्रॉनिक गेजेट समझ के रख लिया था और उसको देखते हुए मन ही मन सोचता है कि क्या अब ये क्या चीज है हा? और अचानक से एक बात पता चलती है कि ये जो गेमिंग जेट का मैप है ना, यहाँ पर तो साला अनलॉक ही नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर साथ में खेलने के लिए एक फ्रेंड जरूर है। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो उसको ये तो समझ में आ जाता है कि इस गेम को खेलने वाला मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि एक लड़की है, और यहाँ तक कि ये भी समझ में आ जाता है कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि ये बोलो कि कुछ ज्यादा ही पैसे वाले खानदान की है। हालांकि उस लड़की के साथ बात कर अपना एमसी बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि हॉस्पिटल में रहने के कारण उसके पूरी के पूरी जिंदगी में उसका कोई दोस्त जो नहीं बना था, और इसी तरह से उन दोनों के बीच में बहुत दिनों तक बात चलती है। लेकिन जैसे वो जेट स्लिप रिफ्रेश होता है और पूरा का पूरा मैप अनलॉक होता है ना, तब पता नहीं क्यों जिससे वो बात करता था वो जेट स्लिप से वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर उस लड़की को इस तरह से ऑनलाइन देखकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से खुश था और मन ही मन सोचता है कि गुड, मुझे उम्मीद नहीं थी, लिटरली मेरे मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं फिर से इस लड़की को देख पाऊंगा। नाइस। और ये सोचकर अचानक से पूरा का पूरा परेशान हो जाता है और फाइनली एक मैसेज को सेंड कर देता है। सीन चेंज होता है साउथ कियान किंगडम में, जहाँ पर हमें लिटरली मेरे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि ठीक है अब तुम सब जा सकते हो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों के दोनों दासियां भी यस बोल देती है और फटाक से वहां से निकल जाती है। इधर लड़की भी मन ही मन सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही नौकरानियां मेरे लिए काम क्यों ना करे, लेकिन अगर बात करें भरोसे की तो ना, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग, इनमें से कोई भी लोग भरोसे के लायक नहीं है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये बोलो किसी कियान किंगडम की महारानी होती है जिसका नाम जिगली थी। वो बताती है कि 10 साल पहले जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी ना, उस टाइम में 7 साल की थी और एक बेटी होने के नाते ये राजगद्दी मुझे मिल गई थी। जहाँ पर इस टाइप से इतनी हड़बड़ी में महारानी बनने के बाद मुझे लिटरली मेरे बहुत बड़े बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर सीमा थी एट देन उसने भी धोखा दे दिया, जिसके चक्कर में ये सिचुएशन मेरे लिए और भी डिफिकल्ट हो गई और डिफिकल्ट होते ही चली गई। लेकिन हाँ, एक बात मैं हमेशा याद रखूंगी, उस प्राइम मिनिस्टर से अपना बदला लेकर रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी उसे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और धीरे धीरे कर कर अपने कपड़े को फाइनली उतार देती है और मस्त आराम से नहाई जा रही थी। फिर क्या अचानक से कुछ तो नोटिस करती है कि क्या ये तो लिंगलुंग जेड है ना। तभी बताती है कि जो जेड है ना, इसको लेजेंडरी ट्रेजर के रूप में देखा जाता है जो कि 2 अलग अलग पेयर्स में होते हैं और ये इस इंपीरियल किंगडम का एक बहुत ही खास ट्रेजर है। और जैसे ही वो पहली बार इस चीज को एक्टिवेट करती है ना, उसी टाइम ये पहली बार अपने एमसी से मिली थी, समझे। जहाँ पर ये भी अपने एमसी से बात कर पूरी के पूरी तरीके से खुश थी। लड़की अपने एमसी से पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, आधे साल से तुम थे कहाँ पर? मुझे तो लगा था कि तुम्हें कुछ हो गया है, लेकिन देखो तो तुम तो बिल्कुल ठीक हो। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम अभी कहाँ पर हो? हाँ, एमसी भी लाइक कौन? मैं ना, मैं तो घर पर हूँ। और मुझे छोड़ो, पहले तुम बताओ क्या तुम मेरे साथ मिलकर मॉन्स्टर को ग्रीन करना पसंद करोगी? जिसकी बातों को सुनकर इधर लड़की भी मन ही मन सोचती है कि क्या मॉन्स्टर ग्रीन, कहीं इस लड़के का कहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि साथ में मिलकर डिमन का शिकार करना। हाँ? तभी बोलती है कि यार ये काम कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं है क्या? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें बताओ क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि खतरे के बिना कोई भी रिपोर्ट मिल सकती है? अगर तुम मेरे साथ चलती हो ना तो माँ कसम बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर मॉन्स्टर को शिकार करेंगे, समझे। लड़की सोचती है कि गजब, मानना पड़ेगा ये लड़का तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ मिलकर मॉन्स्टर को शिकार करना चाहता है। नाइस। और इतना सोचने के बाद अचानक से उदास होते हुए बोलती है कि सॉरी, माफ करना, लेकिन इस टाइम में बहुत ही ज्यादा बिजी हो इसलिए नहीं आ सकती। एमसी भी लाइक बिजी हो, लेकिन क्या सच्ची में तुम्हारे पास गेम खेलने का भी टाइम नहीं है? हाँ फिलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन तुम बताओ तुम कहाँ पर हो? अरे यार ये बोलकर तुमने सच्ची में मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि हम दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर खेलेंगे, इसलिए तो मैं तुम्हारा यहाँ पर फॉरबिडन जोन पर इंतजार कर रहा था, समझी। लेकिन देखो तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो और यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आ सकती, अब क्या करूँ, मैं अकेले खेलूं? और ये सुनकर आई मीन अपने एमसी की बातों को सुनकर वो लड़की भी पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती है और खड़ा होते हुए मन ही मन सोचती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बंदा लिटरली में उस फॉरबिडन जोन के अंदर है। लड़की बताती है कि ये फॉरबिडन जोन कोई नॉर्मल फॉरबिडन जोन तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बोले कि बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ के मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनफैक्ट ये बोलो कि वहाँ का एक छोटा सा मॉन्स्टर भी बड़ी आसानी से हमारे पूरे के पूरे किंगडम को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये बंदा कह रहा है कि ये उस फॉरबिडन जोन के अंदर है। क्यों यार, क्यों, आखिर क्यों? हाँ, क्या ये बात सही नहीं थी कि वो एब्सोल्यूट लैंड बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी? तो फिर ये इतनी आसानी से उसके अंदर कैसे चला गया? तभी बोलती है कि सुन रहे हो ना, प्लीज मेरे साथ मजाक मत करना, जल्दी बता तुम कहाँ पर हो? अरे यार बोला ना कि मैं फॉरबिडन जोन पर हूँ। मैं तो तुम्हें इसलिए इन्वाइट कर रहा था क्योंकि अकेले जोन को क्लियर करना बहुत ही बोरिंग का काम है, समझे। और हाँ सॉरी यार, मैं ये बात लिटरली मेरे बताना भूल ही गया था कि मैं इस फॉरबिडन जोन को ऑलरेडी क्लियर कर दिया हूँ। लड़की भी लाइक क्या
क्लियर कर दिए। मतलब सच्ची में यार, काम कसम कि तुमने अकेले इस पूरे के पूरे फॉरबिडन जोन को अकेले क्लियर कर दिए, गजब। और सोचती है कि नामुमकिन, ये लड़का आखिर इस फॉरबिडन जोन को क्लियर कैसे कर सकता है। आखिर ये बंदा लिटरली में है कितना पावरफुल, जिसने अपने अकेले के दम पर ये पूरा का पूरा फॉरबिडन जोन ही क्लियर कर दिया। और यहाँ तक कि मुझे ये भी यकीन है कि अगर सुप्रीम एम्परर भी होते ना, तो वो भी इस फॉरबिडन जोन को घंटा भी क्लियर नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है? कहीं तुम एम्परर लेवल पर तो नहीं पहुंच गए हो ना? हाँ, क्या कहा? एम्परर लेवल? आखिर वो क्या चीज है? देखो, अगर तुम सच्ची में मेरे लेवल के बारे में जानना चाहती हो ना, तो मेरा लेवल है 82, समझी? जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी चौंकते हुए बोलती है कि 82? छोड़ो यार, वैसे भी इस बंदे की बातें मैं जब भी सुनती हूँ ना, साला मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रेंज लगती है। शायद हो सकता है कि इस बंदे के पास अपने पावर लेवल को मापने का तरीका कुछ ज्यादा ही अलग हो। तभी बोलती है अच्छा की बात बताओ, अब जबकि तुमने उस फॉरबिडन जोन को पूरे के पूरे तरीके से क्लियर कर ही दिया है, तो फिर ये बता सकते हो कि आखिर वहाँ का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था कौन? ओह हाँ, अब जबकि तुमने पूछ ही लिया है तो चलो बता ही देता हूँ। इस फॉरबिडन जोन का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था एक मेड ब्रश, समझे? जिसको मैंने कुत्ते की तरह मारा, माँ कसम साला पूरा का पूरा मरोड़ डाला। उधर लड़की तो अपने एमसी की बातों को सुनकर पूरी के पूरी तरीके से हिली पड़ी थी और सोचे जा रही थी कि क्या इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? जहां तक इस ब्रश के बारे में जानते हो ना, तो इसका पावर कम से कम सुप्रीम एम्परर पर होना चाहिए। और इतना पावरफुल बंदा जो कि एम्परर लेवल की पावर रखता है, वो तो हमारे किंगडम में सिर्फ 2 ही है ना। और मैं गारंटी देती हूँ, अगर ये दोनों के दोनों बंदे आपस में मिल भी जाए ना, फिर भी इस ब्रश को तो घंटा भी नहीं हरा सकते। जबकि बात करें इस बंदे की, तो ये तो बोल रहे कि उस ब्रश को हरा दिया, पर कैसे? तभी पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से उस ब्रश का लेवल क्या होगा? एमसी भी लाइक, ओ उस ब्रश का ना, उसका लेवल कम से कम 70 तो जरूर होना चाहिए। क्या क्या कहा? 70? और ये बंदा कह रहा है कि इसका लेवल है 82, इम्पॉसिबल। आखिर ये बंदा है कितना पावरफुल? मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो सब छोड़ो और पहले ये बताओ, क्या तुम सच्ची में मेरे साथ फॉरबिडन जोन आना चाहोगी? यार देखो, आना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, समझे? इनफैक्ट ये बोलो कि उस फॉरबिडन जोन पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा पड़ा है, जिसको एम्परर लेवल का बंदा भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हें बताओ, भला मेरे जैसे एक अबला नारी वहाँ पर एंटर कैसे कर जाएगा? ये बात है। अब समझा कि एक्चुअली में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और ये बोलकर उस लड़की को कुछ तो सिखाता है और फाइनली बोल देता है, तो ठीक है, अब मैं जाने वाला हूँ दूसरे फॉरबिडन जोन पे, समझ गई ना? तो चलो बाद में बात करते हैं। इधर अगर बात करें इस लड़की की, तो ये अभी तक अपने एमसी की बातों को सुनकर बस उसके ही बारे में मन ही मन सोचे जा रही थी कि क्या अभी अभी इस लड़के ने क्या कहा, इगुआन फॉरबिडन जोन, मतलब ये बंदा सच्ची में इस फॉरबिडन जोन पर जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये फॉरबिडन जोन पहले वाले से तकरीबन हजारों माइल से दूर है ना, तो फिर ये बंदा इतना शॉर्ट टाइम में उतना दूर पहुंचेगा कैसे? साला इतना दूर का लेवल तय करना तो कम से कम सुप्रीम एम्परर लेवल के पावर हाउस वाले के लिए भी नामुमकिन है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा है कौन। युआन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम हो कौन? अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर महारानी बड़ी आराम से बैठकर एक पत्र पढ़ी जा रही थी और उस पत्र को देखते हुए मन ही मन सोचती है कि गजब, मानना पड़ेगा, युद्ध में हमारा पलड़ा तो साला हर साइड से कमजोर पड़ गया है। और साला ये नानफेंग किंगडम का प्रिंस, ये तो अलग ही लेवल का चुतिया है। मतलब सोचो तो 3 दिन बाद हमारे कैपिटल में एंटर हो जाएगा, यानी कि समझ गया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया। फिलहाल के लिए हमारे किंगडम का हाल ऐसा हो गया है जैसे कोई शेर अपनी शिकार की ओर लपकता है ना, बिल्कुल हम पर उसी तरह से लपका जा रहा है। सच कहूँ ना, अगर मेरी आंटी को चोट ना लगी होती तब तक ये सारा का सारा मैटर सिर्फ पूरा का पूरा उल्टा होता और कम से कम मुझे इस चूतिया के साथ शादी तो नहीं करना पड़ता ना। लेकिन अब क्या करूँ, मेरे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्या करूँ क्या करूँ? अरे यार क्या करूँ मैं? तभी सोचती है कि युआन, भगवान करे कि तुमने जो बोला ना वो बिल्कुल सच हो। और बोल देती है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, रॉयल लाइब्रेरी में जाओ और फॉरबिडन जोन के बारे में जितनी भी चीजें पता चले ना, उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ, समझ गई ना? जहाँ पर बात करे वहाँ पर बैठी दोनों के दोनों लड़कियां भी अपनी महारानी की बातों को सुनकर यस बोल देती है। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपनी महारानी भी एक किताब को पढ़ते हुए बोलते कि ओ, इसका मतलब ये है वो फॉरबिडन जोन का हर्ब। नाइस, अगर मुझे ये मिल गया ना, तो मेरी आंट किन इस हर्ब को लेने के बाद बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। लेकिन दिक्कत की भी तो बात है, अगर मैं उस फॉरबिडन जोन पर चला गया और मुझ पर हमला ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। पर अगर बात करें युआन की, तो उसने मुझे ऑलरेडी कह दिया है कि उस पूरे के पूरे फॉरबिडन जोन को उसने क्लियर कर दिया है। इनफैक्ट ये बोलो कि उस बॉस ब्रश को भी डिफीट कर दिया है। और ये बात तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जानती हूँ कि इस बात को लेकर वो बंदा मुझे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। खैर छोड़ो वो सब, अब जो होगा सो देखा जाएगा। जुआनिन फॉरबिडन जोन में आ रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे वहाँ पर जाने से पहले मैं फिलहाल के लिए कुछ लोगों को भेजूंगी ताकि वो वहाँ पर जाकर अच्छे से उस पूरे को पूरे फॉरबिडन जोन को इन्वेस्टिगेट कर सके। सीन चेंज होता है दूसरे फॉरबिडन जोन पर, जहाँ पर अपना जो एमसी था ना, वो फाइनली वहाँ पर पहुंच चुका था और लिटरली में वहाँ पर बहुत सारे दुश्मन थे। वहाँ पर जितने भी दुश्मन थे ना, उन सभी के सभी दुश्मनों का लेवल 50, 55 या 60 के बीच में था। और ये देखकर इनफैक्ट ये बोले कि उन सभी के सभी दुश्मनों को इकट्ठा देकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है कि बाप रे साला बादर जो यहाँ पर तो बहुत सारे दुश्मन है यार, भागो 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 यार भागो, सबसे
पहले अपनी जान को बचाओ। और ये बोलकर फाइनली वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में जितने भी दुश्मन थे ना उन सभी के सभी दुश्मनों को मारते हुए भागता है। अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना एमसी फाइनली बच चुका था और एक पेड़ के नीचे खड़ा होते हुए बस बोले जा रहा था कि ये साला ये किस टाइप का फोर्बिडन जोन है भाई, यहाँ के सारे दुश्मन तो एक साथ रहते हैं। इनफैक्ट ये बोले कि इन सभी को एक साथ मिलकर फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना आता है, यानी कि समझे फिलहाल के लिए इन सबसे डील करना बहुत ही बड़ी मुश्किल है। और ये बोलकर अचानक से वहाँ पर एक गड्ढा खोदने लगता है कि चलो यार अब समय आ गया है कि मैं इस गेम से फिलहाल के लिए लॉग आउट कर दूं। सीन चेंज होता है चांसलर रेसिडेंस पर, जहाँ पर हमें लिटरली में दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ गेम खेले जा रहे थे। और हाँ, यही वो बुढ़ा था जो अपनी महारानी के किंगडम में तख्ता पलट करने का ट्राई किया जा रहा था। नहीं समझे? अरे यार इसी बुढ़े का नाम है सीमा सिंह, समझे? तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और ग्रीट करते हुए बताता है कि आपको पता है महारानी का कुछ तो अलग ही दिमाग चल रहा है, देखना वो कुछ तो ट्राई करने का प्लान बिठाई जा रही है। और यहाँ तक कि हमें यह भी पता चला है कि महारानी फॉरबिडन जोन के बारे में जानकारी इकट्ठा किए जा रही है। बुढ़ा भी लाइक ओह गुड, क्या कहा तुमने? फॉरबिडन जोन? नाइस। एक तो साली उस कमीनी किन की बच्ची को चोट लगी पड़ी है और ये लड़की अलग ही आंख मुतने की कोशिश कर रही है। क्या इसको नहीं पता कि प्रिंस के साथ इसका 10 दिनों बाद डुअल होने वाला है? तो आखिर ये लड़की करने क्या चाहती है? दूसरा बुढ़ा बोलता है कि अरे कुछ भी करे लेकिन तुम्हारा सपना तो पूरा हो रहा है ना, बस उसी में ध्यान दो, समझ गए ना? बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, दूंगा ना, सिर्फ अपने सपनों में ही ध्यान दूंगा। पर उससे पहले सुनो लड़के, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जाओ और कुछ बंदों को भेजो ताकि महारानी को अच्छे से फॉलो कर सके। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो करने क्या चाहती है और एक्चुअली में उसका प्लान क्या है। सीन चेंज होता है काइस्पीक पर, जहाँ पर अपना जो एमसी था ना वो भी उबासी लेते हुए बाहर निकल रहा था। और जैसे ही सामने की ओर देखता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपनी जूनियर थे जो कि मस्त आराम से ट्रेनिंग किए जा रही थी। सिस्टम बताता है कि हाँ ये जो लड़की है ना ये अभी भी एक नॉर्मल से ही लड़की है जिसके पास दाव तकनीकी भरमार है और ये अंदर ही अंदर चुप चुप के उन सबकी ट्रेनिंग करती रहती है और इसका सिर्फ एक ही सपना है कि ये दुश्मनों से पूरी दुनिया को बचाए और कुछ भी नहीं। एमसी सोचता है कि गुड, ये हुई ना बात, मतलब दुनिया के बारे में इतनी अच्छी चीजें सोचना ये सिर्फ मेरी जूनियर ही कर सकती है। नाइस। लेकिन हाँ ये लड़की बाहर से तो दिखती है बेवकूफ लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा चालाक है और अपने सीनियर को इस तरह से अपनी और घूरता हुआ देखकर ये लड़की भी पूरी के पूरी तरीके से चौंक जाती है। तभी फुल एटीट्यूड में बोलती है कि अगर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, कहीं तुम्हारे दिमाग में मेरे प्रति कुछ चल तो नहीं रहा ना? फिर क्या? अपनी इतनी खतरनाक लेवल की बेइज्जती को सुनकर अपने एमसी तो पूरा का पूरा चौंक जाता है कि क्या मैं तुम्हें पागल वागल होगा यो क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नहीं बताओ आखिर कौन सा जूनियर अपने सीनियर के बारे में इस तरह की बातें सोचता है? हाँ तो आप जैसे देखेंगे उसी तरह ना सोचूंगी, कल्टीवेशन तो करना है नहीं, बस बेकार के दिन भर गेम खेलते रहते हैं। एमसी भी लाइक क्या कहा तुमने? मैं बेकार का गेम खेलता रहता हूँ। समझ गया, सब कुछ समझ गया। ये लड़की मुझे इसलिए सुना रही क्योंकि इसे भी बाहर से पता चल गया कि मैं अभी तक लिटरली में फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर पहुंचा ही नहीं और एक तो इसने पहले ही मेरे हाथों में उस गेमिंग जेट पेंडेंट को देख लिया था तो जाहिर सी बात है कि इसे लगेगा ही ना कि मैं कल्टीवेशन वेल्टीवेशन तो घंटा भी नहीं करता। और मनी मन सोचता है पर सोचने के बाद तो ये है कि मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग पर पहुंचने से पहले मुझे कम से कम बहुत सारे कल्टीवेशन मेथड को तो सीखना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि जो हमारा सेक्ट है ना इसके पास अलग घंटा भी कोई कल्टीवेशन मेथड नहीं है, कम से कम मुझे जो चाहिए उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या करूं यार, क्या करूं? और जैसा ही अपने जूनियर को देखता है ना तभी अचानक से पूरा का पूरा खुश, क्योंकि सिस्टम ने तो पहले ही बता दिया था ये लड़की नोबल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और हाँ इसके पास बहुत सारे दाव तकनीक से जिसको ये चुप चुप कर ट्रेनिंग करती रहती है। लड़की बोलती है कि अब क्या हुआ, आखिर अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और चल बता तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत तो नहीं चल रहा ना? मेन कैरेक्टर, अरे यार वो सब छोड़ो, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुझे पता भी है सिर्फ तू ही मुझे बचा सकती है और कोई भी नहीं। क्या ये सही नहीं था कि तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हारा बैकग्राउंड लिटरली में बहुत ही ज्यादा अच्छा है? तो यार प्लीज मुझे कुछ दाव तकनीक दे दो ताकि मैं उस दाव तकनीक को अच्छे से कल्टीवेट कर सकूं। और हाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो दाव तकनीक किस ग्रेड का है, बस दाव तकनीक होना चाहिए, समझे? ओ तो ये बात है, यानी कि इतनी देर से तुम मुझे इसीलिए देख रहे थे? हाँ मुझे तो लगा था तुम एक नंबर के ठर की सीनियर हो। खैर छोड़ो वो सब। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कम से कम कितने दाव तकनीक चाहिए? कम से कम 100? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। अगर 1000 हो ना या फिर उससे भी बहुत ही ज्यादा, हाँ तो इतना भी मेरा काम चल जाएगा। जिसकी बातों को सुनकर इधर लड़की भी अपने मुंह को बनाते हुए बोलती कि पागल हो गई हो क्या? नहीं 1 मांगो, 2 मांगो, चलो कम से कम 4 5 6 7 8 9 10 मांगो, लेकिन साला इतना कौन मांगता है? मतलब शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, क्यों है ना? अब इसमें शर्म की क्या बात है? मैं तो बस खुद का अपना कल्टीवेशन मेथड बनाना चाहता हूँ और एक बार बन गया ना तो माँ कसम साला पूरा का पूरा दुनिया में आग मुतूंगा।
माँ बाइंड कर दूंगा, माँ बाइंड। लड़की सोचती है कि गजब, मानना पड़ेगा ये सीनियर तो अपनी बातों में लिटरली में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। क्या इसको नहीं पता या फिर सिर्फ बेवकूफ बनने की नौटंकी किए जा रहा है? अगर मैं चाह लूँ ना तो अपने सिर्फ एक हाथ का यूज कर इस बंदे को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं यार, कोई नहीं। कम से कम इन छोटी मोटी बातों में तो मैं इसकी हेल्प कर ही सकती हूँ। आफ्टर ऑल ये बंदा मेरा सीनियर जो ठहरा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बंदा इस पी का साला पहला डिसाइपल है, तो चलो हेल्प कर ही देती हूँ। और ये बोलकर अपने पास से फाइनली एक जेट को निकालती है और देते हुए बोलते कि ये लो, इसमें है वो सारी की सारी तकनीक जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे, समझे? लेकिन हाँ, गेम बिल्कुल भी मत खेलना, बस कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते रहो, क्या पता फ्यूचर में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। हाँ, अरे बिल्कुल चिंता मत करो गेम खेलने का मतलब ही है मेरे लिए कल्टीवेशन करना, समझी? और अपने सीनियर की बातों को सुनकर वो लड़की भी पूरी की पूरी तरीके से भड़क जाती है। इधर अपना एमसी भी जेड को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि गजब, जितना मुझे चाहिए था ना साले जेड में तो ऑलरेडी है नाइस। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहां पर अपना जो एमसी था वो फाइनली अपने रूम में आ चुका था और बहुत ही अच्छे तरीके से बैठकर उस जेड के अंदर वाली तकनीकों को निहारे जा रहा था। जिसमें अगर बात करें इसके अंदर वाली तकनीक की तो उसमें इनिशियल, इंटरमीडिएट, एडवांस, जेड, मिस्टिक और हेविली ग्रेड की बहुत सारी तकनीकें थी। मेन कैरेक्टर तो खुश था क्योंकि आज इसका बहुत ज्यादा फायदा हो गया, वैसे भी इसको बहुत सारी दाव तकनीक मिल गई, वो भी फ्री में। सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहां पर अपना एमसी लिटरली में रात भर अपने तकनीक को क्रिएट करने में लगा पड़ा था। और जरा इसकी आंखें देखो तो साला पूरा का पूरा फूल गया था और अचानक से खुश होते हुए बोलता है कि गुड, मजा आ गया यार, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, मैं तो एक दाउस्ट मास्टर बन गया। साला क्या खतरनाक लेवल का इलाइटमेंट मिला है मुझे तभी बताया जाता है कि अपने एमसी ने जो कल्टीवेशन मेथड बनाया ना वो साला थोड़ा सा डमाडोल है। एमसी बोलता है कि ओ मेरा बाबू मेरा मेहनत, इसकी माँ का रात भर मेहनत, गांड फाड़ मेहनत, पूरा का पूरा गोप मेहनत। तो चलो बहुत हुआ बकचोदी, अब बारी इसको नामकरण करने की। तो इसका नाम रहेगा आज से Q1 कैनन। और ये बोलकर लेट जाता है और मन ही मन सोचे जा रहा था कि नाइस, आज का काम तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा थका देने वाला था, लेकिन कोई नहीं, कल जाऊंगा और किसी न किसी क्लास में घुसकर अच्छा खासा सा ज्ञान ले लूंगा। हाँ, ये मस्त प्लान है, पर वो तो मैं तब करूंगा ना जब मेरा आज का नींद बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा होगा, इसलिए मैं तो चला सोने। और ये बोलकर अपना एमसी फाइनली वहीं पर सो जाता है। अब आते हैं जुआनियन फॉरबिडन जोन में। नहीं समझे? अरे यार ये वही जोन है जहाँ पर अपना एमसी पूरे के पूरे तरीके से उस ब्रश को हरा कर इस फॉरबिडन जोन को ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, समझे? और हाँ बिल्कुल, अपने एमसी की बातों को सुनकर ये जो महारानी थी ना, ये इस फॉरबिडन जोन पर फाइनली एंटर करने के लिए आ चुके थे, जहाँ पर ये भी एक बैरियर को छूते हुए मन ही मन सोचे जा रहे थे कि क्या इसका मतलब यही वो लेजेंडरी फॉरबिडन जोन जिसको सुप्रीम एम्परर लेवल का बंदा भी क्रॉस नहीं कर सकता। एक बोलती है कि महारानी सुनिए, हमने आसपास के पूरे जगह को ही छान मार लिया, लेकिन चौंकाने की बात तो ये है कि यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह का चेंज तो बिल्कुल भी नजर नहीं आया। गजब, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। लेकिन युवा ने तो पहले ही बोल दिया था ना कि वो इस फॉरबिडन जोन को ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, तो फिर समझ में ये नहीं आ रहा कि ये फॉरबिडन जोन क्लियर होने के बाद भी यहाँ पर कोई एक्टिविटी क्यों नहीं है। और बोलती है कि सुनो, मैंने जो तुमसे बोला था वो तैयार है ना? लड़कियां भी लाइक हाँ बिल्कुल, सारा चीज ऑलरेडी तैयार है। और अब जाकर पता चलता है कि वो चीज था क्या, जिसको फॉरबिडन जोन के अंदर भेजकर ये देखा जाना था कि वो फॉरबिडन जोन लिटरली में सेफ है भी या नहीं। और जैसा ही इन लोगों को समझ में आ जाता है ना कि इन लोगों का एक्चुअली में यहाँ पर यूज क्या है, तो ये लोग भी चिल्लाने लगते हैं कि नहीं 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 यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें कोई भी सजा दे दो, लेकिन इस फॉरबिडन जोन के अंदर मत भेजो प्लीज। और घुटनों में गिरकर गिड़गिड़ाने भी लगते हैं। सीन चेंज होता है दो बंदों की ओर, जो कि मस्त आराम से एक पेड़ पर बैठकर ये सारा का सारा कांड बहुत ही दूर से देखे जा रहे थे। और ये बंदे कोई और नहीं बल्कि सीमा सिंह के जासूस थे, जो कि ये पता लगाने के लिए आए थे कि एक्चुअली में महारानी के यहाँ पर प्लान क्या है। एक बोलता है कि देख रहे हो, ये महारानी तो लिटरली में पागल हो गई है, मतलब फॉरबिडन जोन का रास्ता खोला चाह रही है, ये पॉसिबल भी है क्या? तभी दूसरा, हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं, हम लोग तो यहाँ पर जासूस बनकर आए हैं ना, इसलिए बस देखो और कुछ भी नहीं। और वो इतना बोल ही रहे थे तभी अचानक से सामने का नजारा देखकर पूरे के पूरे तरीके से हिल जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि जो गुनहगार थे ना, वो तो पहले उस फॉरबिडन जोन के बैरियर को छूते हैं और साला पूरा का पूरा बैरियर ही पार कर जाते हैं, वो भी बिना किसी तकलीफ के। दूसरा का जासूस बोलता है कि साला ये क्या बकचोदिया भाई, हाँ ये मतलब सच में ये लोग अंदर घुस गए, पर कैसे? और सिर्फ वही नहीं चौंका था, बल्कि ये बोले कि ये जो बंदा था ना, ये बंदा भी अंदर घुसने के बाद सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा चौंका पड़ा था। पहलका बोलता है कि यार ये कौन सी बात हुई, क्या ये नहीं बोला जाता था कि सुप्रीम एम्परर का बंदा भी इसके अंदर नहीं जा सकता, तो फिर ये लोग कैसे चले गए? तभी दूसरा, वो सब छोड़ो, जो पता लगाने के लिए आए थे वो पता लग गया, अब जल्दी से जाकर मास्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, समझे? लेकिन क्या, वो जैसे वहां से झाँप पाता तभी अचानक से एक तलवार आती है और उसके पूरे के पूरे गर्दन को ही रेत देती है और ये दोनों यहीं पर खत्म। तभी लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है कि महारानी, हमने जासूसों को खत्म कर डाला, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। महारानी बोलती है कि गुड, ये हुई ना बात, बस तुम सभी इसी तरह से काम करते रहो, बदले में तुम्हें इनाम मिलता रहेगा। जिसकी बातों को सुनकर उधर लड़कियां भी अपने महारानी के सामने ग्रीट करते हुए बोलती कि ठीक है, आपने जो बोला ना हम बिल्कुल वही करेंगे, तो फिर देर किस बात की, चलो जल्दी करो, अपने सामान को उठाओ और फटाक से अंदर चलो। लेकिन हाँ, ये भी
बात जरूर याद रखना, अगर खतरा बढ़ जाए ना तो अपने सामान को छोड़कर बिल्कुल भी मत भागना, समझ गई ना। लड़की पूछती है कि महारानी का बात बताइए, क्या ये सही रहेगा कि हम लोग बिना किसी सेफ्टी के इस फोरबिडन जोन के अंदर चले जाएं? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप यहीं पर रुकिए, हम लोग फटाक से अंदर जाकर आपको जो चीज चाहिए ना वो चीज लेकर तुरंत यहाँ पर आ जाएंगे। तो बोलिए क्या बोलते हैं, है ना मस्त प्लान। उधर अगर बात करें महारानी की तो वो उस लड़की की बातों को सुनकर पूरा का पूरा मना कर देती है और बोलते है कि नहीं, तुम सब अकेला नहीं बल्कि ये बोले कि मैं भी जाऊंगी और तुम सभी के साथ में जाऊंगी। और अंदर की ओर घुसते हुए मन ही मन सोचे जा रहे थे कि चाहे तुम लोग कुछ भी क्यों ना बोल लो, चाहे यहाँ पर कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना हो, लेकिन मुझे युवान पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। अगर उसने बोल दिया कि ये जगह क्लियर है, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, तो समझो कोई भी खतरा नहीं है। और ये सोचकर फाइनली अंदर की ओर निकल जाती है। और तभी अचानक से ऊपर के साइड एक मॉन्स्टर को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहे थे कि हाँ, इसको देखने के बाद ये बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है कि ये जगह 100% सेफ है, यानी कि युवान सही था। नाइस। और जैसे ही थोड़ा और अंदर जाती है ना तो सामने का नजारा देखकर उन सभी लड़कियों का मूड पूरा का पूरा खुश हो जाता है, क्योंकि सामने बहुत सारे स्पिरिचुअल हब्स थे, वो भी हाई ग्रेड के। महारानी सोचती है कि ये तो जाहिर सी बात है ना, वैसे भी इस जगह पर लिटरली में 10,000 साल से कोई बंदा अंदर ही नहीं आया, और जब अंदर ही नहीं आया तो ये हर्ब यहीं रहेंगे ना, और वैसे भी इतने सालों के बाद इस हर्ब का ग्रेड तो बढ़ नहीं था। तभी हमें 1 घंटे बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियां कुछ हर्ब को इकट्ठा कर चुकी थी, जिसको देखते हुए महारानी भी चौंकते हुए मन ही मन बोले जा रहे थे कि इम्पॉसिबल। मान गया यार, बहुत ही ज्यादा मान गया। जब मैं बची थी ना तब इतने सारे हर्ब का आधा हिस्सा, इनफेक्ट ये बोले कि अगर 1% भी मुझे मिल जाता ना तब आज मेरी क्वालिफिकेशन क्या गजब की रहती। महारानी सुनिए ना, आपको नहीं लगता कि इतने पावरफुल हर्ब को लेने के बाद हम लिटरली में बहुत सारे कल्टीवेटर को अपने डायनेस्टी में पैदा कर सकते हैं? साला रातों रात एक्सपर्ट बनाए जाएंगे, एक्सपर्ट। तभी फुल एटीट्यूड में बोलते कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, हमें बस इतने में ही खुश नहीं रहना है, हमें और भी अंदर जाना है, बहुत ज्यादा अंदर जाना है, साला पूरा का पूरा डीप एरिया छान मारना है, समझे? और चाहे कुछ भी हो जाए 9 फेटल क्यूलो को ढूंढ के रहना है। और ये बोलकर अंदर की ओर बढ़ जाती है, जहाँ पर अंदर की ओर जाते हुए मन ही मन सोचे जा रही थी कि अगर एक बार ये 9 पेटल क्यूलो हर मिल गया ना तब मैं बड़ी आसानी से अपने आंटी किन की इंजरी को ठीक कर सकती हूँ। उधर लड़कियां तो अलग ही सोचे जा रही थी कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिर किस पावरफुल बंदे ने अपने महारानी को इस फोरबिडन जोन के अंदर आने का रास्ता बताया। कहीं वो बंदा सुप्रीम एम्परर तो नहीं है ना, या फिर शायद हो सकता है कि वो बंदा उससे भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। अब आते हैं कल्टीवेशन हॉल में, जहाँ पर हमें अपने एमजी को दिखाया जाता है जो कि एक टेबल पर मस्त आराम से बैठा पड़ा था। बंदा बोलता है कि बाप रे पर्पल रोप, अब यार ये तो साला ट्रू डिसेबल है। तभी दूसरा है पर्पल रोप, क्या ये नॉर्मल सा ऑर्डिनरी पर्पल रोप नहीं है क्या? नहीं यार, ये कोई ऑर्डिनरी पर्पल रोप नहीं है, बल्कि ये बोले कि ये पर्पल रोप सिर्फ उसको मिलता है जो ट्रू डिसेबल होते हैं, वो भी हर पीक में से एक। यानी कि ये बंदा जो कि हमारे सामने बैठा है ना, ये साला किसी न किसी पीक का पर्सनल डिसेबल जरूर होगा। तीसरा भी लाइक, वो सब तो सही है, लेकिन पहले ये तो बता दो कि आखिर एक ट्रू डिसेबल हमारे मेजर क्लास में क्या कर रहा है, और वो भी साला आउटर डिसेबल और सर्विस डिसेबल के बीच में। तभी बताया जाता है कि इस सेट के डिसेबलों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रू, इनर, आउटर और सर्विस, जहां पर हमारे जैसे सर्विस डिसेबल को कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिनसे हमें मेरिट्स मिलती है, जिसके कारण हमारे आगे का कल्टीवेशन संभव हो पाता है। यानी कि ये कहो कि इसी मेरिट्स की हेल्प से हम कल्टीवेशन की तकनीक, हम कल्टीवेशन की पिल्स और ऐसी भी बहुत सारी चीजें लेते हैं जो कि हमारे कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा काम आती है। लेकिन इनर और ट्रू डिसेबल को हमारी जितना मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, उसे हर चीज बहुत ही आसानी से मिल जाती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ट्रू डिसेबल होते हैं ना, ये इनर डिसेबल से भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। इनकी इज्जत एल्डर्स की इक्वल होते हैं, कोई भी इनके खिलाफ नहीं बोल सकता। साला पूरा का पूरा सेट में अलग ही लेवल का भौकाल पैदा करके रखे रहते हैं। तभी अचानक से पीछे से कोई तो बोलता है कि यार इस बंदे को मैंने पहचान लिया, ये बंदा तो काइस्पी का डिसेबल है, आई मीन की युआन। लड़की बोलती है कि जो भी हो, लेकिन ये बंदा है तो साला बहुत ही ज्यादा हैंडसम। दूसरा भी लाइक, साले सब चीज बता रहे हो, लेकिन पहले ये तो बता दो कि आखिर ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है। अबे छोड़ो यार, तुम्हें पता भी है, चलो मैं बताता हूँ। ये जो बंदा है ना, ये बंदा बहुत ही ज्यादा पागल है, साला अपने मास्टर को ही नाराज कर दिया है, जिसकी बातों को सुनकर पीछे वाले लड़की भी अपने एमसी पर और ज्यादा लट्टू हो जाती है कि ओ माय गॉड, मतलब सच्ची में ये बंदा तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा बड़ा निकला, वो भी हैंडसम होने के साथ साथ। फिर क्या, ये सारा का सारा कांड देखकर अपना एमसी भी फुल खुश और अलग ही एटीट्यूड में था कि देख देख यार देख, इसको कहते हैं खूबसूरती। और वो खुश हो ही रहा था, तभी अचानक से अंदर के साइड घुसते हुए किसी को तो नोटिस करता है, और ये कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि ये बुढ़ा इस क्लास का मास्टर था। लेकिन क्या, मास्टर भी साला बहुत ही ज्यादा चालाक था। अंदर घुसने के साथ ही अपने एमसी को फटाक से नोटिस कर लेता है कि पर्पल रोप, ट्रू डिसेबल, और चौंक जाता है और मनी मन सोचे जा रहा था कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये बंदा मेरे गोल्ड लेवल के पढ़ाई को देखकर मुझसे पर्सनली पढ़ने के लिए यहाँ तक पहुंच चुका है। समझ गया, यही होगा यही होगा यही होगा यार, यही होगा। पहले मैं ज्ञान देता था, लेकिन आज का मोमेंट बहुत ही ज्यादा अलग है। आज तो मैं पूरा का पूरा ज्ञान ही चोट डालूंगा और इस
बुढ़े को अचानक से इतना कॉन्फिडेंस में आता हुआ देखकर अपना एमसी तो पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ये बुढ़ा फाइनली पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था और ज्ञान देता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरा नाम जू है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ फाउंडेशन बिल्डिंग के कुछ की पॉइंट्स के बारे में, समझे? तो बताओ क्या है फाउंडेशन बिल्डिंग? अरे घंटा भी कुछ नहीं, फाउंडेशन बिल्डिंग ये जो बिल्डिंग है ना, जिसको तुम लोग बहुत ही ज्यादा मानते हो, ये सब मेरे सामने झाड़ का झिंगूर है और कुछ भी नहीं। बस ऐसा समझो कि क्यूआई रिफाइनिंग के बाद ब्रेक थ्रू करते हैं तुम लोग फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल पर पहुंच जाते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाउंडेशन बिल्डिंग के अंदर में भी बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं। और ये सुनकर अपने एमसी भी बहुत ध्यान से उस बूढ़े की बातों को बहुत ही गौर से सुने जा रहा था। बुढ़ा मनी मन सोचता है कि गुड, आखिरकार ये बच्चा मेरे झांसे में आ ही गया, नाइस। तभी बताता है कि देखो फाउंडेशन बिल्डिंग मुख्यतः 4 पार्ट में डिवाइड है, मोर्टल ग्रेड, स्पिरिचुअल ग्रेड, अर्थ बेन ग्रेड और एट द एंड इमोर्टल ग्रेड। अगर इसको सिंपल वे में बोलूं ना तो बस ऐसा समझो कि कम ग्रेड में कम पावर मिलती है और ज्यादा ग्रेड में ज्यादा पावर मिलती है। तुम जितना भी हायर ग्रेड में पहुंचोगे तुम्हारी पावर और भी ज्यादा इमेंस लेवल तक बढ़ती जाएगी और एक दिन तुम सच्ची में इमोर्टल भी बन जाओगे। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर बैठे सारे के सारे डिसाइपल भी फुल खुश। एक बोलता कि सच्ची में खाओ माँ कसम, अबे बूढ़े माँ कसम खाओ कि हम सच्ची में इमोर्टल बन जाएंगे। दूसरा भी लाइक ये हुई ना बात, साला ये जाकर हमें सबसे जरूरी बात पता चली। तभी तीसरा, हाँ वो सब चीज तो ठीक है, लेकिन ये बात तुम लोगों ने नोटिस किया क्या, ये बुढ़ा पहले के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही जोश में पढ़ा रहा है। उधर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी उस बुढ़े की बातों को सुनकर साला उतना खुश नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। वो भी मनी मन सोचता है कि क्या यार ये जो बुढ़ा बातें बोल रहा है ना, इन बातों को मैंने ऑलरेडी बुक पर पढ़ रखी है। तभी अचानक से खड़ा होते हुए बोलता है कि बुढ़े का बात बता, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि इमोर्टल ग्रेड फाउंडेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है? बुढ़ा भी लाइक ये बच्चा, आखिरकार इस बच्चे का सवाल फाइनली आ ही गया, गुड। और फुल जोश में बताता है कि ध्यान से सुनो, मेरे कहने का मतलब ये था कि हेवेनली दाओ फाउंडेशन बिल्डिंग, समझे? मेन कैरेक्टर हो हेवेनली दाओ फाउंडेशन बिल्डिंग। अब ये क्या है भाई? बुढ़े चलो जल्दी करो, जल्दी बताओ, तुमने अभी अभी जो भी बोला ना मुझे अच्छे से समझाओ। क्या समझाऊं? अरे यार अब क्या समझाऊं, मुझे जो भी पता था, इनफैक्ट ये बोले कि मेरे दिमाग में जो कुछ भी आया था ना मैं इस बंदे के सामने बक दिया। और ये सोचकर फाइनली अपने एमसी को ज्ञान देने लगता है कि देखो दाव का मतलब ऐसा समझो कि पृथ्वी, आकाश, हेवन, ये जो कुछ भी है ना सब एक दाव है। तुम्हारा सांस लेना दाव है, तुम्हारा हगना दाव है, साला ये बोले कि मुट्ठी मारना तक दाव है, हर चीज दाव है, हर चीज। और इसी तरह से अपने एमसी को बहुत सारी चीजें समझाया जा रहा था, जिसको सुनने के बाद तो अपने एमसी पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि मुट्ठी मारना दाव है, पर ये कैसे? अरे ऐसे देखो, जब तुम मारते हो, आई मीन ये बोले कि जब तुम हिलाते हो ना, उसके बाद जब तुम्हारा गिरता है तब वो जो 5 सेकंड का जो सुकून मिलता है उसी को तो दाव बोलते हैं, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं यार। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि बुढ़े की तरह की बातों को सुनकर पूरे का पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। और शायद ये भी है कि अपने एमसी को कुछ तो समझ में आ जाता है। तभी फुल जोश में बोलता है कि समझ गया, सब कुछ समझ गया, तुम्हारी बोली गई हर एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया। बुढ़ा बोलता है कि गुड, आखिरकार तुम्हें समझ में आ ही गया ना, नाइस। इधर बगल में बैठे एक बंदा भी मनी मन सोचे जा रहा था कि क्या समझ गया? अरे यार क्या समझा, साला हमारे टीचर ने तो सिर्फ ज्ञान 14 है और ये बंदा समझ भी गया, गजब। एमसी भी मनी मन सोचता है कि ओ माय गॉड, साला इतनी सी छोटी सी चीज को मैं फिगर आउट ही नहीं कर पाया था, पर क्यों? लेकिन हाँ जो कुछ भी हो, साला लास्ट में जाकर मुझे सब कुछ समझ में तो आ ही गया ना। तभी ग्रीट करते हुए बुढ़े को थैंक्स बोलता है, जहाँ पर बुढ़ा बोले जा रहा था अरे कोई बात नहीं यार, बस ज्ञान के ही तो बातें थी जो कि मैंने तुम्हें दे दिया, समझे? और ये सुनकर अपना एमसी भी फाइनली वहां से निकल जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है पता है? अपना एमसी उस बूढ़े से सबसे जरूरी बात सुनना भूल गया था। एमसी के जाने के बाद वो बुढ़ा वहां पर बैठे सारे के सारे डिसाइपलों को कुछ तो बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, वो भी हेवेनली दाओ फाउंडेशन बिल्डिंग को लेकर। लेकिन क्या एमसी तो उस बूढ़े की बातों को सुने बिना ही भागे जा रहा था कि गजब 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 यार गजब, सबसे पहले मैं घर में जाकर यही चीज ट्राई करूंगा। और कुछ दूरी तक भागने के बाद वो भी चलते चलते मनी मन सोचता है कि माँ कसम उस बूढ़े ने बात तो साला बहुत ही बड़ी बड़ी बोल दी और यहाँ तक कि मुझे समझ में भी बहुत ही ज्यादा बड़ा गया। लेकिन सोचने के बाद तो ये है कि क्या ये सही रहेगा? आई मीन मेरा मतलब ये है कि मैं सच में हेवेनली दाव को रिफाइन कर पाऊंगा? एक मिनट, आइडिया साला बहुत ही ज्यादा तगड़ा आइडिया है। मैं दाव फ्रेगमेंट को हेवेनली दाव फाउंडेशन बिल्डिंग के साथ मिला दूंगा, ये मस्त है। उसके बाद देखना गेम में किया हुआ हर कांड रियलिटी में काम आएगा। और फाइनली अपने एमसी ये सब कुछ सोचते सोचते अपने पीक में वापस आ जाता है। जहाँ पर बात करें अपने जूनियर की तो भी अभी तक लिटरली में मस्त आराम से प्रैक्टिस की जा रही थी। और अपने एमसी को इस तरह से घूरता हुआ देख कर ये भी पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाती है कि साले कमीने कहीं के इधर उधर घूमते क्यों रहता है, प्रैक्टिस करना, कल्टीवेशन करने में क्या जाता है? एमसी भी लाइक क्या प्रैक्टिस? सच्ची में? अरे सवाल ही नहीं उठता। शायद इसको नहीं पता, लेकिन गेम खेलने के बाद मेरा कल्टीवेशन और मेरा टैलेंट बहुत ही ज्यादा स्पीड से इनहेंस होता है। खैर छोड़ो वो सब, फिलहाल के लिए इन सब बातों के लिए मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब बारी इगवांग फॉरबिडन जोन में इंटर करने की
और ये बोलकर फाइनली वो भी उस फॉरबिडन जोन में एंटर कर लेता है और तभी अपने सिस्टम को देखते हुए मुस्कुराया जा रहा था कि गजब, आखिरकार ये महारानी इस फॉरबिडन जोन में एंटर कर ही लिया, नाइस। और जैसा ही आगे की ओर देखता है ना तो अपना एमसी को फाइनली कुछ तो नजर आ जाता है कि मुझे आगे की ओर चुपके से बढ़ना होगा वरना मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जहाँ पर वो भी भागते हुए रिवॉर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें सोचे जा रहा था कि इस गेम के अंदर तुम्हारा जितना बड़ा लेवल होगा तुम्हें आसानी से उतना ही बड़ा ट्रेजर मिलेगा, जिसमें से सबसे टॉप वाले का नाम स्काई स्लिंग स्वॉर्ड ड्रोन और रही बात दूसरे की यानी कि टॉप 2 ओवरबेरिंग पावर। इसीलिए कुछ भी हो जाए इन दोनों को तो मैं लेकर ही रहूंगा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अपना एमसी झाड़ियों के पीछे कुछ तो नोटिस करता है और वो चीज कुछ और नहीं था बल्कि ये बोले कि वहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर थे और मॉन्स्टर भी क्या थे यार, बल्कि ये बोले कि मॉन्स्टर के नाम पर लड़की के बहुत सारे अंडर गारमेंट्स थे, जिसको देखने के बाद तो अपने एमसी पूरे के पूरे तरीके से हिल जाता है और शर्माते हुए बोलता है कि इसकी माँ का साला ये क्या बात होती है भाई, ये किस टाइप के मॉन्स्टर है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, इसके जितने भी चैप्टर्स थे उसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। अब जब भी इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, I mean अगले वीक, तो मिलते हैं अगले वीक, समझ गए ना। सो थैंक यू।